अध्याय 3451 बाओ एर की वापसी। मानव राजा ने जी यानरान के हाथ पकड़ लिए। काली और धूसर रोशनी निकली, मानो कई रहस्यमयी मंत्रों ने एक जंजीर बना दी हो जिसने जी यानरान के शरीर को जकड़ लिया हो। हान लिंगर जमीन से उछल पड़ी। वो मानव राजा पर फिर से हमला करना चाहती थी, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती। मानव राजा बोला, इस समय उसकी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अगर मुझे चोट लगी तो उसे भी तकलीफ होगी। अगर तुम्हें मेरे साथ उसके मरने का डर नहीं है तो मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की चुनौती देता हूं। तुम घटिया। हान लिंगर बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने असल में कुछ नहीं किया। बच्चे, ये बड़ों की दुनिया है, ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गंदी है। ह्यूमन किन का चेहरा नहीं बदला। उसने अपनी उंगलियों की पकड़ और मजबूत कर दी। इससे जी यानरान पर डाला गया उसका जाल और जोर से उसे जकड़ने लगा। जी यानरान का दम घुट रहा था। छोड़ दो मेरी माँ को। हान लिंगर गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़े। वो बहुत छोटी थी, उसका दिमाग अभी भी मानव राजा से लड़ने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं था। हालांकि उसके पास एक शक्तिशाली शक्ति थी, वो मानव राजा जैसे व्यक्ति से नहीं लड़ सकती थी। मानव राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो लिटिल फ्लावर की ओर मुड़ा और बोला, मैं 3 तक गिनूंगा। अपनी पवित्र आत्मा वापस ले लो, वरना मैं उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। आत्मा और शरीर सब कुछ चला जाएगा। 1, 2, 3। मानव राजा रुका नहीं। उसने 3 तक गिनती की। उसके हाथ पूरी तरह बंद होने वाले थे। रुको, हान लिटिल फ्लावर चिल्लाया, लेकिन मानव राजा नहीं रुका। हान लिटिल फ्लावर इतना हैरान हुआ कि उसने अपनी पवित्र आत्मा की रक्षा हटा दी और पागलों की तरह चिल्लाया, मानव राजा, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मानव राजा का शरीर आखिरकार रुक गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, युवक, बकवास करने से तुम एक बेकार इंसान ही लगोगे। ऐसा कुछ मत कहो जो तुम्हारे बस में न हो। जब लिटिल फ्लावर ने पवित्र आत्मा की रक्षा छीन ली तो हान लिंगर का देवदूत जैसा रूप फीका पड़ गया। वो फिर से बच्ची जैसी दिखने लगी, उसकी शक्ति कम हो गई थी। अब मानव राजा के खिलाफ उसके लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। भाई बहन की संयुक्त शक्तियों से वे मानव राजा को दबाने में कामयाब हो गए थे। जब उनकी शक्तियां विभाजित हो गईं, तो उनमें से कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सका। हान लिटिल फ्लावर अभी भी मानव राजा के खिलाफ थोड़ा बहुत लड़ने में सक्षम था, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा की रक्षा शक्ति को अधिकतम करने के लिए किसी पर उसका इस्तेमाल करना जरूरी था। इसका अकेले इस्तेमाल करना बहुत प्रभावी नहीं था। ये मानव राजा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। हान लिंगर को उसके मूल रूप में लौटते देख मानव राजा उसे मारना चाहता था। ब्रह्मांड की शक्ति एक बार फिर उत्पन्न हुई और हान लिंगर पर भयंकर प्रहार किया। वह हान लिंगर से उत्पन्न खतरे को मिटाने के लिए उसे मारना चाहता था। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। हान लिटिल फ्लावर को मारना मुश्किल साबित होगा, और हान लिटिल फ्लावर के पास पवित्र आत्मा की सुरक्षा थी, जिसे शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत थी। पवित्र आत्मा की सुरक्षा की शक्ति निर्विवाद रूप से प्रबल थी। अगर संरक्षित व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है तो पवित्र आत्मा की सुरक्षा भी शक्तिशाली नहीं होगी। हान लिंगर और हान लिटिल फ्लावर का पवित्र आत्मा रक्षक सबसे डरावना था। उनमें से सिर्फ एक को हटाना था। अब उसने हान सेन के परिवार को बहुत नाराज कर दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने हान परिवार की किसी बेटी को मार डाला। ब्रह्मांड के नेता की तुलना में किसी उत्तराधिकारी को मारना व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। मानव राजा रक्त नाड़ी सूत्र का अभ्यास करता था। उसने हर पीढ़ी के रक्त सेना के सदस्यों की रक्त नाड़ी को आत्मसात कर लिया था। इसी तरह वह अपने रक्त को शुद्ध कर पाता था। उसे आज जो व्यक्ति बना दिया गया था, उसके लिए न जाने कितने सदस्यों की बलि दी गई थी। वो किसी ऐसे कोमल व्यक्ति जैसा नहीं था जो निर्णय लेने में असमर्थ हो। लिंगर, लिटिल फ्लावर ने मानव राजा का जानलेवा रूप देखा और लिंगर को शक्ति से रोकने के लिए अपनी जगह बदल ली। उसने मानव राजा की आने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति पर मुक्का मारने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति का विस्फोट किया। दो शक्तियों को टकराते देख मानव राजा ने जी यानरान को आगे कर दिया। इस बार मानव राजा वही गलती नहीं करने वाला था। उसने जी यानरान को आगे तो कर दिया, लेकिन लिटिल फ्लावर की शक्ति को जी यानरान को छूने नहीं दिया। उसकी शक्ति जी यानरान के शरीर को उड़ा देने वाली थी। यदि आप चाहते हैं कि वो जीवित रहे तो मेरे साथ ईमानदार रहें, मानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। लिटिल फ्लावर को अपनी शक्ति त्यागनी पड़ी, वरना उसका मुक्का जी यानरान के शरीर को मानव राजा तक पहुंचने से पहले ही उड़ा देता। लिटिल फ्लावर ने अपनी शक्ति वापस ले ली। मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्ति ने लिटिल फ्लावर पर वार किया और उसे उड़ा दिया। हालांकि उसके साथ पवित्र आत्मा की रक्षा शक्ति थी, जिसका मतलब था कि लिटिल फ्लावर मारा नहीं जाएगा,
लेकिन लिटिल फ्लावर के जाते ही लिंग र की पोल खुल गई। मानव राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मौके का फायदा उठाया और एक उंगली निकाली। उसने हान लिंग र के माथे पर इशारा किया और उसकी आत्मा को तोड़ने की इच्छा जताई। लिंग जी यानरान और हान लिटिल फ्लावर को बुरा लगा। वे अपने शरीर का इस्तेमाल करके हान लिंग पर पड़ने वाले प्रहार को रोकना चाहते थे। जी यानरान हिल नहीं पा रही थी। हान लिटिल फ्लावर वापस टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हुआंगफू जिंग और तांग झेनलियू ये देखकर बहुत नाराज हुए, लेकिन वे हान लिटिल फ्लावर जितने तेज भी नहीं थे। वे बचाव कार्य करने में असमर्थ थे। जब हान लिंगर के शरीर पर मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा मुक्का मारे जाने की खबर सुनकर सभी स्तब्ध थे। तभी अचानक एक चमक हुई। हान लिंगर के सामने एक छोटा सा शरीर प्रकट हुआ। वो सुनहरी रोशनी लेकर आया था। मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्ति उस चमकदार सुनहरी रोशनी के सामने नहीं टिक सकी। वो मानो बोतल में शराब उंडेल रही हो। वो बस गायब हो गई। बाओ र बहन बाओ र जब सभी ने इस परछाई को आते देखा तो वे जितने हैरान थे उतने ही खुश भी हुए। हान लिंगर और हान लिटिल फ्लावर बहुत खुश हुए। वे सभी उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते थे। बाओ एयर एक छोटा सा सुनहरा लौकी पकड़े हुए थी। उसने मानव राजा को घूरा। उसने अपनी लौकी का इस्तेमाल मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्ति छीनने के लिए किया। दूर जंगल में कैओस एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसने बाओ र की तरफ देखा और उलझन में लग रही थी। बाओ एयर अभी तक सुपर गॉड जीन सीड के साथ जुड़ने में कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए अब ह्यूमन किंग से लड़ने की कोशिश करना उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन बाओ र अपनी इच्छा से वहां गई थी और वो उसे रोकने में असमर्थ थी। मानव राजा के अंतरिक्ष उद्यान में प्रकट होने से वो थोड़ी उलझन में थी। उसने अपना सारा समय अभयारण्यों में बिताया था, इसलिए उसे मानव राजा द्वारा किन शियू के भस्म होने के बारे में पता नहीं चला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को चोट पहुंचाने की? बाओ एयर ने मानव राजा की ओर देखा और बहुत धीरे से बोली। मानव राजा ने जी यानरान को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। पूरा परिवार मुझसे लड़ रहा है, इसलिए अब मुझे तुम सबको मिटाने का मौका मिलेगा। तुम्हें ही मरना चाहिए। बाओ एयर शायद ही कभी गुस्सा करती थी, लेकिन अब वो बुरी तरह गुस्से में थी। उसने लौकी उठाई और मानव राजा पर निशाना साधा। मानव राजा ने जी यानरान को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप चाहते हैं कि वह मर जाए तो ऐसा कर दीजिए। बाओ एयर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसने सोने के लौकी को इस तरह पकड़ा कि उसका निचला हिस्सा आसमान की ओर हो। लौकी मानव राजा की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसने लौकी को थपथपाया। इससे वो छोटी सी लौकी सोने से चमक उठी। उसमें से सोने की एक किरण निकली जो मानव राजा की ओर लेजर की तरह चमक रही थी। बहन बाओ एयर, ऐसा मत करो। लिटिल फ्लावर और लिंग एयर सदमे में थे। ह्यूमन किंग हान लिटिल फ्लावर से सबक सीख चुका था। वो लिटिल फ्लावर की शक्ति को जी यानरान को छूने नहीं देना चाहता था। उसने अपना हाथ पीछे किया और जी यानरान को दूर खींच लिया। जिस जादू ने जी यानरान को जकड़ रखा था वो और भी कसता गया। वो उसकी त्वचा में धंसता जा रहा था और उसके शरीर को तोड़ने को तैयार दिख रहा था। बाओ एयर की आंखें ठंडी लग रही थीं। उसके हाथों में पकड़ा छोटा सा सुनहरा लौकी का फूल उससे दूर नहीं जा रहा था। वो ठंडे स्वर में चिल्लाई, माँ वापस आओ। मानव राजा को ये बहुत बुरा लगा। उसने आकाश को ढकने के लिए राज शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर अचानक उसे खालीपन का एहसास हुआ। जी यानरान, जिसे उसने पकड़ लिया था, जादुई मंत्र श्रृंखला की मदद से सोने की छोटी लौकी की ओर खींच गई थी जिसने उसे जकड़ रखा था। मानव राजा का चेहरा बदल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ बाओ एयर की शक्ति के कारण था, बल्कि हान लिटिल फ्लावर और हान लिंग एयर ने भी जब उनका साथ दिया था तो उन्होंने उसे पीटा था। वो पलट गया, बस भागना चाहता था। क्या तुम अब भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या अब ज्यादा देर नहीं हो गई? बाओ एयर ने ठंडे स्वर में गुर्राहट की। उसने मानव राजा पर अपनी छोटी लौकी की रोशनी डाली। अचानक अंतरिक्ष घूमने लगा। एक लौकी उस भंवर के बीच में थी। मानव राजा ने ब्रह्मांडीय शक्ति एकत्रित की। वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उस लौकी की उपस्थिति से सारा अंतरिक्ष, उसके सारे नियम और व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। मानव राजा अपनी नियम शक्तियों से चीजों को हिलाने डुलाने में असमर्थ था। उसने अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग चूषण शक्ति से लड़ने के लिए किया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो चूषण शक्ति से बचकर उड़ नहीं सका। बुरे आदमी, अब तुम कहाँ जाओगे? हान लिंगर चिल्लाए। उसका शरीर हान लिटिल फ्लावर की पवित्र आत्मा के साथ मिल गया था। वो मानव राजा की ओर जा रही थी, जो उस समय अंतरिक्ष में था।
बाओ एर की छोटी लौकी जैसी शक्ति अजीब थी। उसकी चूषण शक्ति सिर्फ मानव राजा पर ही काम करती दिख रही थी, किसी और पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हान लिंग एर पर जरा भी असर नहीं हुआ, इसलिए वह मानव राजा के सामने दौड़ी और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। मानव राजा लिंग को नहीं हरा सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे सुरक्षित रखा था। उसका शरीर ईश्वरीय चूषण शक्ति में फंसा हुआ था। उसने जो भी किया, उससे उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए लिंग ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। मानव राजा का चेहरा टेढ़ा हो गया और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। चूंकि उसे छोटी लौकी ने चूस लिया था, इसलिए वो उड़ नहीं सकता था। उसे ठीक वहीं रहना था जहां वह था। लिंग गुस्से से भर गया। एक मुट्ठी और एक पैर हिल रहे थे। वे मानव राजा पर ऐसे वार कर रहे थे मानो वो कोई गुड़िया हो। वो प्रतिक्रिया में बाएं दाएं हिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ जीनो प्रोटोटाइप कवच और भी ज्यादा टूटता गया। अराजकता ये सब घटित होते देख रही थी। वो अविश्वास में जमी हुई थी। क्या हो रहा है? उसकी शक्ति इस आदमी से कम क्यों नहीं है, जो ब्रह्मांड स्तर प्राप्त करने से आधा कदम दूर है, या शायद उससे भी बेहतर? क्या एक मिश्रित मानव यहीं तक जा सकता है? अराजकता ने सोचा। यह देखकर कि उसका देव शरीर बिखरने वाला है, मानव राजा बहुत क्रोधित हो रहा था। किन शियु को खाने के बाद उसकी शक्ति क्षीण होती गई। यहां तक कि जीनो देव आधार से भी बचना पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके उत्तराधिकारी उसे इतनी परेशानी देंगे। उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर का अंतरिक्ष गड़गड़ाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल अंतरिक्ष सुनामी आ गई हो। अंतरिक्ष उद्यान के पूरे अंतरिक्ष में बड़ी अंतरिक्ष हलचलें हुई। हर पदार्थ और प्राणी विकृत हो गया। उनके शरीर विचित्र हो गए। जिस जगह पर अंतरिक्ष हिल रहा था, वो एक विशाल पत्थर की गोली से निकली थी। ये जीनो गोली थी। जीनो टैबलेट के प्रकाश जादू को घूमते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल कैलकुलेटर कुछ गणना कर रहा हो। सारे प्रकाश चिन्ह उस पर टिमटिमा रहे थे। जब से जीनो टैबलेट प्रकट हुआ था, मानव राजा जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसकी आत्मा की ज्योति और भी तेज हो गई थी। मूल रूप से केवल उसके हाथ में ही एक आत्मा शरीर था। जीनो टैबलेट के चमकाने के साथ उसका शरीर और काले क्रिस्टल कवच आत्मा जैसा रूप धारण करने लगे। वेदना। मानव राजा और हान लिंगर ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। मानव राजा हान लिंगर को झटकने में नाकाम रहा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा कि उस पर हावी हो रहा हो। बाओर का चेहरा बदल गया। मानव राजा का शरीर ऊपर की ओर उछल पड़ा। वो लौकी के चूषण बल से बच निकला। जीनो टैबलेट ने स्पेस गार्डन पर प्रहार किया। पूरा स्पेस गार्डन और आसपास का अंतरिक्ष मानो जीनो टैबलेट के दबाव में था। जो जीव अभी तक ब्रेक वर्ल्ड श्रेणी के नहीं थे, वे जीनो टैबलेट की शासन शक्ति से जमीन पर गिर पड़े। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। हान लिंगर ने मानव राजा पर फिर से हमला किया, लेकिन मानव राजा का आत्मिक शरीर हान लिंगर की गति और शक्ति का सामना करने में सक्षम था। उसे रोकना अब और आसान होता जा रहा था। अब वो हिंसक हान लिंगर से दबा हुआ नहीं था। हान लिंगर, वापस आओ। हान लिंग र पर चिल्लाते हुए बाओ र उदास दिख रही थी। हान लिंगर बहुत छोटी थी। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके हमलों को रोकने में सक्षम है, तो वो थोड़ी डर गई। उसने बाओर को उसे पुकारते हुए सुना, जिससे वह पीछे हट गई। मैं जीनो टैबलेट का नेता हूं। मैं पूरे ब्रह्मांड को दबा सकता हूं। तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं। मानव राजा का शरीर टूटे हुए जीनो प्रोटोटाइप कवच से ढका हुआ था। जब वह आत्मा था, तो वो ठीक हो गया। इसने मानव राजा के शरीर को नए जैसा दिखने के लिए लपेट दिया। मानव राजा जीनो टैबलेट की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह ये कदम उठाने में सक्षम होगा। कैओस दूर से ये सब देख रही थी। उसे मुख्य रूप से बाओ एर की सुरक्षा की चिंता थी। ह्यूमन किंग अब किसी भी पल ये कदम उठाने वाला था, लेकिन बाओ एर को बस थोड़ी सी आग की जरूरत थी। वो उससे लड़ नहीं सकती थी। मानव राजा जीनो टैबलेट के सामने खड़ा था, मानो ईश्वरीय प्रकाश से भरा आकाश उसके ईश्वरीय शरीर की रक्षा कर रहा हो। लोग देख पा रहे थे कि बिजली के दो बोल्ट एक दूसरे पर गिर रहे थे। बाओ एर की आंखें सोने से भर गईं। उसने उस पर दो सुनहरी रोशनियां दागी। मानव राजा की नजर उसकी रोशनियों पर पड़ी और उनके बीच दो डरावनी शक्तियां फूट पड़ी। अंतरिक्ष ढह गया। समय और प्रकाश ढह गए। इससे एक अजीब सा छेद बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां है, लेकिन वह वहां था नहीं। वह एक विशाल खाली छेद जैसा लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह गॉड कैओस पार्टी और जेनो हॉल लीडर का उत्तराधिकारी क्यों है। अगर तुम ये कदम उठाओगे, तो मुझे अपनी शक्ति से तुमसे लड़ना होगा। मानव राजा के लंबे बैंगनी बाल सीधे हो गए।
वे काले और भूरे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ उड़ रहे थे। काले और भूरे ब्रह्मांड की शक्ति बैंगनी रंग में बदलने लगी। जीनो टैबलेट और मानव राजा की शक्ति एक दूसरे पर चमक रही थी। वे बैंगनी रंग की रोशनी से आच्छादित थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल की कोई रहस्यमयी गोली वहां उतर रही हो। जब मानव राजा और जीनो टैबलेट की शक्ति बदल गई, तो मानव राजा का जीनो प्रोटोटाइप कवच पिघलती बर्फ जैसा हो गया। वो बस रस बन गया जिसे मानव राजा के शरीर ने सोख लिया। मानव राजा का संपूर्ण ईश्वरीय शरीर अब सबके सामने प्रदर्शित था। उसके शरीर का हर इंच एक रहस्यमयी और शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वो प्रकाश ब्रह्मांड के नियमों और व्यवस्था के साथ मेल नहीं खाता था। इसने ब्रह्मांड के नियमों को उसके शरीर से अलग कर दिया। इसने मानव राजा के शरीर को धुंधला कर दिया। यह असली नहीं लग रहा था। यह मैट कांच की एक परत जैसा था। वो उस कदम पर चला। कैओस का दिल धड़क उठा। हालांकि उसे पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी वो इस बात से घबरा रही थी कि ऐसा सचमुच होगा। पुराने नेता और उसके खून के साथ साथ जीनो टैबलेट की सहायता से यह अजीब बात होती यदि वो अंतिम कदम उठाने में सक्षम नहीं होता। कैओस को इस बात का दुख था कि ह्यूमन किंग को उस सीढ़ी को पार करने में बड़ी मुश्किल हुई। फिर भी बाओ, एर और लिंग एर के दमन ने उसे आखिरकार वो कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने वो कदम उठाया। उसका शरीर अब अजीब लग रहा था। मानव राजा एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। बाओ, एर खुद को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सकी। उसने मानव राजा की ओर देखा और लिटिल फ्लावर से कहा, लिटिल फ्लावर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा का उपयोग करने दो। लिटिल फ्लावर ने आदेश सुना। उसने हान लिंग एर पर पवित्र आत्मा की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा हटा दी। वो बाओ, एर के सामने टेलीपोर्ट हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके शरीर पर पवित्र आत्मा की सुरक्षा डालने की कोशिश करने लगा। एक पल सोचने के बाद कैओस ने कहा, हान, लिटिल फ्लावर की शक्ति वाकई अजीब है। उस अजीब आत्मा शरीर की शक्ति किसी ईश्वरीय आत्मा की शक्ति के समान है, लेकिन अलग है। ऐसा लगता है कि वह किसी ब्रह्मांड श्रेणी की शक्ति के किनारे से टकराती है। हो सकता है कि उसकी शक्तियां ही आखिरी बाधा को पार करने और उसे सुपर गॉड जीन सीड के साथ मिलाने के लिए जरूरी हो। इस तरह वो आखिरी कदम भी उठा पाएगी। अब मानव राजा से लड़ना एक अच्छा विचार हो सकता है। हालांकि वो अभी भी थोड़ी चिंतित थी। अतीत में किन शियू ने अपना शरीर त्याग दिया था। कोई तीसरा व्यक्ति उससे जुड़ा नहीं था। शुद्ध जीनो प्रोटोटाइप कवच और रीबूट रक्त के संयोजन ने एक दोष उत्पन्न कर दिया था। अब मानव राजा का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था और उसने किसी भी दोष को मिटा दिया था। बिना किसी गलती के वो आखिरी कदम भी पूरी तरह से चल पाया था। हालांकि बाओ, एर और मानव राजा की शक्ति अभी भी समान थी। इसका मतलब था कि यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि दोनों में से कौन जीतेगा। लिटिल फ्लावर का हाथ बाओ, एर को छूता देख अचानक एक बैंगनी रंग की धुंधली परछाई चमक उठी। मानव राजा धुंधली मुट्ठी जैसी परछाई के साथ लिटिल फ्लावर के सामने प्रकट हुआ। लिटिल फ्लावर उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गया, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बन चुका था। वो इस तरह की लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं था और वो उस धुंधली छायादार मुट्ठी के आगे झुकने और पीछे हटने वाला नहीं था जो उस पर टूट पड़ने वाली थी। वो गर्व से ऊंचा और गर्व से खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। उसने आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए मुट्ठी ऊपर उठाई और उसने उसका स्वागत किया भी। इन दो भयानक टक्करों के परिणामस्वरूप सफेद स्पिरिट लाइट का एक विशाल विस्फोट हुआ। धमाका! लिटिल फ्लावर की मुट्ठी सफेद स्पिरिट लाइट के साथ टूट गई। उसका शरीर किसी तोप के गोले जैसा था जिसे दागा गया हो। वो स्पेस गार्डन के जंगल में उड़ गया। इससे जंगल आधा टूट गया। वांग युहांग और बाकी सभी लोग हैरान थे। लिटिल फ्लावर को अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का पता चल गया था और यह साफ था कि उसकी शक्ति ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर भी वो ह्यूमन किंग के घूंसे को रोक नहीं पाया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह घूंसा कितना भयानक रहा होगा। ब्लर्ग, पवित्र आत्मा की सुरक्षा के तहत लिटिल फ्लावर अभी भी इतना घायल था कि खून की उल्टी होने लगी। उसकी मुठियां और हड्डियां टूट गई थीं। पवित्र आत्मा की सुरक्षा की शक्ति उसकी टूटी हुई उंगलियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा उसका घाव बैंगनी रंग की हवा से दूषित हो गया था। बाओ, एर सोने का लौकी पकड़े हुए थी। उसने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी। उस सुनहरी लौकी से एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जो मानव राजा पर चमकी। मानव राजा सुनहरी रोशनी में खड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी चीज से बचना चाहता था। अब सक्शन पहले से ज्यादा तेज था। जब वह मानव राजा पर पड़ा तो वो बिल्कुल भी नहीं था। जैसा ऐसा लग रहा था जैसे रेशम के अनगिनत सुनहरे धागे उसे घेरे हुए हों, उसके शरीर को खींच रहे हों।
मानो वे मानव राजा को फंसाकर रसातल में खींच ले जाना चाहते हो, लेकिन मानव राजा का शरीर एक पहाड़ की तरह था जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। यही असली ताकत है, यह ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड से ही लड़ सकती है। मानव राजा ने बाओ एर की बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली ताकि उसे अपनी ताकत का एहसास हो। बाओ एर इस सबसे उदास लग रहा था, लेकिन सुनहरी रोशनी की चमक कम नहीं हुई, वो और तेज हो गई। जब सुनहरी रोशनी चमकी तो सब कुछ लौकी में समा गया। सिर्फ मानव राजा का शरीर हिला नहीं, उसे हिलाया नहीं जा सका। लिटिल फ्लावर पर एक भयानक प्रहार हुआ था और उसके साथ बहुत दर्द भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति जुटाकर अपने घायल शरीर को संभालना पड़ा। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो खंडहर से बाहर निकला और फिर से लिटिल फ्लावर के पास पहुंच गया। वो अपनी पवित्र आत्माओं से देना चाहता था। मानव राजा नहीं चाहता था कि बाओ एर पवित्र आत्मा से मिल जाए। वो तेजी से आगे बढ़ा। लौकी की सुनहरी रोशनी उसे रोक नहीं पाई। वो लिटिल फ्लावर के सामने आ गया। इस बार उसने लिटिल फ्लावर की छाती पर मुक्का मारा। मुक्का लिटिल फ्लावर की पूरी छाती में घुस गया। लिटिल फ्लावर खून से लथपथ था, लेकिन खुश दिख रहा था। पवित्र आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरी दिशा से बाओ एर की ओर उड़ चली। उसने केवल मानव राजा को वहां इसलिए बुलाया था ताकि पवित्र आत्मा को बावर तक पहुंचाया जा सके। पवित्र आत्मा को बाओ र के सामने आते देख मानव राजा का शरीर अदृश्य हो गया। अगले ही पल उसके हाथ ने उस पवित्र दिखने वाली देवदूत आत्मा को थाम लिया। ये कहना कि यह एक हड़पने का मामला था, बिल्कुल सही नहीं था। यह उसके हाथों के चारों ओर की बैंगनी धुंध थी जो पवित्र आत्मा को घेरे हुए थी। जिस पवित्र आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, उसे मानव राजा ने हड़प लिया था। असली शक्ति के सामने तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें बेकार है। मैं ही ब्रह्मांड हूँ, यानी मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ। तुम तो बस एक प्राणी हो जो ब्रह्मांड में मौजूद है। चाहे तुम अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का कितना भी बल या साहस क्यों न दिखाओ, क्या तुम असल ब्रह्मांडीय शक्तियों से लड़ने की उम्मीद कर सकते हो? मानव राजा ने पवित्र आत्मा को पकड़ लिया। उसकी पांचों उंगलियों ने एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया जो पवित्र आत्मा को नष्ट कर सकती थी। ब्लर्ग, लिटिल फ्लावर की छाती में छेद हो गया था। वो पहले से ही घायल था, लेकिन अब उसका आत्मिक शरीर भी टूट गया था। उसका खून तेजी से बह रहा था। वो जमीन पर तड़प रहा था। लिटिल फ्लावर, मेरे बड़े भाई हान लिंग र लिटिल फ्लावर के सामने दौड़ी। उसने लिटिल फ्लावर को पकड़ लिया और अपनी आत्मिक शक्ति उसके शरीर में डाल दी। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। जब उसकी आत्मिक शक्ति ने लिटिल फ्लावर के घावों को छुआ तो एक बैंगनी धुंध फूट पड़ी। वो लिटिल फ्लावर के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी। धिक्कार है तुम पर। बाओ एर की आंखें ठंडी लग रही थी। उसने अपनी लौकी दूर रख दी। लौकी उसके माथे पर आ गिरी। वह एक सुनहरे कांच जैसे तरल में बदल गई जिसने बाओ एर के पूरे छोटे से शरीर को ढक लिया। वो एक सुनहरा कवच बन गया जिसने उसे ढक लिया। जब कैओस ने बाओ एर को अपनी लौकी के साथ संयोजन करते देखा तो वह चिंतित दिखी। बाओ एर का संयोजन स्तर 100% नहीं था। उसने अभी तक वो आखिरी कदम नहीं उठाया था। वह ऐसी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी जो मानव राजा को टक्कर दे सके अभी तक। लेकिन बाओ एर पीछे हटने वाली नहीं थी। उसका सुनहरा शरीर चमक उठा। वो मानव राजा के सामने बिजली की एक सुनहरी चमक की तरह चमकी, जो मानव राजा के चारों ओर टिमटिमाती हुई कई सुनहरी परछाइयां बना रही थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाओ एर अब बहुत तेज हो गई थी। ब्रह्मांड के कुलीन लोग भी उसके शरीर का पीछा नहीं कर सकते थे। मानव राजा अंतरिक्ष में था, वो हिला तक नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और बाओ एर के सारे हमले रोक दिए। अगर उसने वो कदम नहीं उठाया तो ये काम नहीं करेगा। कैओस ने अपना सिर हिलाया। वो कोई ऐसा तरीका सोच रही थी जिससे वह बाओ र को पकड़कर भाग सके। इस दिन लड़ना एक बेकार काम था। उसे कोई ऐसा तरीका सोचना था जिससे वो बाओ र को पकड़कर भाग सके। बाओ एर के पूरी तरह से एकजुट होने के बाद ही वह लड़ सकती थी। मानव राजा को अब अपने लिए पूर्ण लाभ दिखाई दे रहा था। बाओ एर की शक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन मानव राजा पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वो बहुत सावधान व्यक्ति थे। अगर मंच पर उनका नियंत्रण होता तो वे किसी भी अभिनेता को, अगर वह नहीं चाहते तो नहीं रहने देते थे। अगले ही पल मानव राजा की शक्ति का विस्फोट हुआ। उसकी प्रहार शक्ति ने ब्रह्मांड को ही थरथरा दिया। मानो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पदार्थ की जंजीरें और नियम टूट गए। उस प्रचंड शक्ति के आगे सब कुछ कागज जैसा हो गया। उस डरावनी शक्ति का सामना करते हुए बाओ एर का चेहरा अलग ही नजर आया। उसने अपने चेहरे पर धूप का चश्मा लगा लिया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। बाओ एर का शरीर अचानक मानव राजा जैसा दिखने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे दो मानव राजा एक दूसरे के सामने खड़े हों। धमाका। बाओ एर मानव राजा बन चुकी थी। बिना इंतजार किए उसने मुक्का मारा। मानव राजा की मुक्का मारने की शक्ति उसके दुश्मन के बराबर होने के कारण बराबरी की स्थिति बन गई। मानव राजा हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि बाओ एर के धूप के चश्मे क्या थे, लेकिन उन्होंने बाओ एर को बिल्कुल उसके जैसा बना दिया था। वो न सिर्फ उसके जैसी दिखती थी, बल्कि दोनों की शक्तियां भी एक जैसी थीं। मानव राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाओ एर ने हमला शुरू कर दिया। जिस शक्ति से उसने विस्फोट किया वह मानव राजा जैसी ही थी। उसने जो ब्रह्मांडीय शक्ति और तत्व इस्तेमाल किए वे बिल्कुल एक जैसे थे। दो मानव राजा अब आपस में लड़ रहे थे और कोई नहीं बता पा रहा था कि कौन कौन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस मानव राजा की चिंता करनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सचमुच किसी ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति की नकल कर सकती हो। मानव राजा को विश्वास नहीं था कि बाओ र सचमुच किसी ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति की नकल कर सकती है। वो उसके पास गया, ये देखने के लिए कि बाओ र उसकी प्रतिभा की कितनी अच्छी तरह नकल कर सकती है। उन दोनों की शक्तियां उतनी प्रबल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके शरीर पर निर्भर हो। धुंधला बैंगनी रंग आखिरकार इतना तेज नहीं था। उनकी शक्तियां जहां नुकसान पहुंचा सकती थीं, वो था ऐसा नुकसान पहुंचाना जिससे दूसरे को उबरने की गारंटी मिल सके। अंतरिक्ष में एक बैंगनी दरार थी। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए है। हालांकि ब्रह्मांड खुद को ठीक कर सकता था, फिर भी ये दरार दूर नहीं हुई। आम अभिजात वर्ग उनकी गतिविधियों को समझ नहीं पाता। उन्हें ब्रह्मांड में दो धुंधली बैंगनी परछाइयां लड़ती दिखाई देती थीं। उनमें से कुछ ही लोग इस जोड़ी को लड़ते हुए देख पाते थे। लिंग र लिटिल फ्लावर कैसी है? वांग युआनहोंग और बाकी लोग लिटिल फ्लावर के पास पहुंचे, जो मर रहा था और बेहोश हो गया था। उसकी छाती में खून का रिसाव बंद नहीं हो रहा था। सभी ने लिटिल फ्लावर को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब भी उनकी शक्तियां लिटिल फ्लावर पर पड़ती तो वे बैंगनी धुंध से नष्ट हो जाती। वे लिटिल फ्लावर को ठीक नहीं कर पाए। वे बस बेहोश लिटिल फ्लावर को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर पाए। धिक्कार है, तांग जेनलियू ने गुस्से से कहा। सान म्यू कहाँ है? अगर वह वापस नहीं आया तो उसका सगा बेटा उसकी पिटाई की वजह से मर जाएगा। बेशक वो हान सेन को दोष नहीं दे रहा था। वो तो बस उसके पूरी तरह बेकार होने पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। एक तरफ हटो। अगर तुम्हें नहीं पता कि उसे कैसे ठीक करना है तो कुछ मत करो। लिटिल फ्लावर को मुझे दे दो। हान यूफेई गिरे हुए बेटे के पास गई। उसे आते देख सभी लोग दूर हट गए। उसने लिटिल फ्लावर का निरीक्षण किया। जीनो हॉल में क्रेप मर्टल और देव आत्माएं बाओ एर को मानव राजा से मुकाबला करते हुए देख रहे थे। गॉड हॉल लीडर बाओ एर अभी ब्रह्मांड वर्ग में नहीं है, लेकिन वो अभी भी ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुकरण करने में सक्षम है, लाइट गॉडेस ने कहा। वो स्पष्ट रूप से सदमे में थी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच उसके द्वारा पहने गए धूप के चश्मे की वजह से है? क्रेप मर्टल को अजीब सा लगा जब उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये धूप के चश्मे पुराने नेता के हैं। मुझे नहीं पता था कि धूप के चश्मे ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या सच में ऐसा हुआ था? प्रकाश देवी और दूसरी देव आत्माएं वहां देखने लगी। वे सचमुच उन धूप के चश्मों जैसे लग रहे थे जो पुराने नेता पहनते थे। जिस तरह क्रेप मर्टल को नहीं पता था, उसी तरह किसी और को भी नहीं पता था कि धूप के चश्मों में ऐसी कोई शक्ति होती है। क्षण भगवान वास्तव में हो रही लड़ाई को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने कहा, बिल्कुल उसी प्रकार के शरीर और शक्ति के साथ मुझे विश्वास है कि बाओ र मानव राजा को हरा सकता है। सिद्धांत के अनुसार कोई भी विजेता हो सकता है। समान शरीर और समान शक्ति के साथ मूल रूप वाला बेहतर होना चाहिए। लेकिन मानव राजा का शरीर किन शियू के शरीर और आत्मा के साथ मिल गया है। वो अभी अभी ब्रह्मांड वर्ग में पहुंचा है। निस्संदेह वो अभी भी इसे सीख रहा है। हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि उनमें से कौन विजेता हो सकता है। जब वे बातें कर रहे थे, क्रेप मर्टल ने उन्हें अंतरिक्ष में लड़ते हुए देखा। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और कहा, इस जोड़ी में से चाहे जो भी इस लड़ाई में जीत जाए, ब्रह्मांड को हुए नुकसान की भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। अब ब्रह्मांड में और भी छेद हो जाएंगे। कैओस ने लड़ाई को अजीब नजरों से देखा। उसे पता था कि ये धूप का चश्मा बूढ़े नेता का है। बूढ़ा नेता इसे अक्सर पहनता था, लेकिन अचानक उसने पहनना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक धूप का चश्मा था, इसलिए उसे पहले इसका एहसास नहीं हुआ। अब वो समझ पाई कि यह वही धूप का चश्मा था जो बाओ र ने पहना था। उन धूप के चश्मों में एक भयावह शक्ति थी। वे ब्रह्मांड स्तरीय शक्तियों का अनुकरण करने में सक्षम थे। कैओस को इस तरह के विकास की उम्मीद नहीं थी।
कैओस और क्रेप मर्टल बाओ, एयर और ह्यूमन किन के बीच फर्क कर पा रहे थे। वे इस बात से बहुत खुश थे कि चीजें किस तरह बदल रही थीं। चंद्रदेव भी यह लड़ाई देख रहे थे। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वे दोनों योद्धाओं को ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। उन्होंने ताए यी से पूछा, क्या हो रहा है? ताए यी ने कहा, बावर ने बढ़त हासिल कर ली है। लगता है कि पुराने नेता और गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता की असली बेटी ज्यादा ताकतवर है। चंद्रदेव ने कहा, आखिरकार उसके जीन मानव राजा से बेहतर ही होंगे, जो हमेशा से एक उपोत्पाद ही रहा है। बेचारा मानव राजा, जो इतना कुछ झेल रहा है। ताए यी ने कहा, बाओ, एयर अभी भी हारने वाला है। क्यों? चंद्रदेव ने आश्चर्य से उससे पूछा। आखिरकार वो सचमुच ब्रह्मांड श्रेणी की नहीं है, ताए यी ने कहा। वो मानव राजा की नकल करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करती है। इसके लिए उसे बहुत ताकत खर्च करनी पड़ती होगी। ऐसी हालत में वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ऐसे में क्या किया जा सकता है? जेनो हॉल ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वो क्रेप मर्टल बाओ, एयर को मानव राजा से लड़ने में मदद नहीं करेगा। क्या जेनो हॉल खुशी खुशी उसके साथ डूब जाएगा? क्या बूढ़े को ये भी समझ नहीं आता? चंद्रदेव ने भौहें चढ़ाई। ताए यी ने कहा, वह दांव पर लगी चीजों को किसी से भी ज्यादा समझता है, लेकिन वह ये भी समझता है कि कौन जीतता है। उसके और मेरे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए अभी आधा कदम और चलना पड़ता है। हम असली यूनिवर्स क्लास विरोधियों से नहीं लड़ सकते। अब वहां जाना आत्महत्या करने जैसा है। तो क्या वो बस चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ भी मदद नहीं करेगा? चंद्रदेव इस बात से बहुत खुश नहीं थे। जाहिर है, उसे समय रहते कुछ करना होगा। ताए यी ने कहा, उसे मानव राजा से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसे ब्रह्मांड को खोलने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रह्मांड को पुनः चालू करो? चंद्रदेव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर बाओ, एयर हार जाता है तो ब्रह्मांड को रीबूट कर दो, ताए यी ने कहा। मानव राजा को रोकने के लिए यही उसका आखिरी उपाय होगा। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि यह तरकीब काम करेगी या नहीं। आखिरकार मानव राजा के शरीर में रीबूट का खून तो है ही। ब्रह्मांड को रीबूट करना भी शायद उस पर काम न करे। चंद्रदेव चुप रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर ताए यी ने कहा था कि क्रेप मर्टल का मानव राजा से लड़ना व्यर्थ है, तो यह व्यर्थ था। अब उन्हें प्रार्थना करनी थी कि बाओ, एयर हार न जाए। मानव राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि बाओर उसे दबा रहा है। बाओर तो बस उसके शरीर और शक्ति का अनुकरण कर रहा था, लेकिन जब वे लड़े तो उसे हारता हुआ सा लग रहा था। बाओ, एयर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उससे बेहतर तरीके से करती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो इन शक्तियों के साथ ही पैदा हुई हो। वेदना, मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। बाओ र के हाथ चाकू जैसे थे जो उसकी छाती में घुस गए। उसकी छाती पर एक गहरा घाव हो गया। जीत, कैओस का दिल धड़क उठा। अगले ही पल उसकी उम्मीदें एक अथाह खाई में समा गईं। उस वार के बाद बाओ र को उसे पकड़ लेना चाहिए था। उसे मानव राजा को दबाकर मार डालना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि इस पल बाओ र अपने मानव राजा रूप से वापस लौट आएगी और एक बच्चे के आकार और रूप में बदल जाएगी। उसके चेहरे पर अभी भी धूप का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन धूप का चश्मा अब चमकीला नहीं था। ऐसा भी लग रहा था मानो उसका शरीर अभी अभी पानी से बाहर लाया गया हो। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी समय गिर पड़ेगी। उसकी कमजोर हालत से पता चलता था कि उसकी शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी। मानव राजा इस बात से बेहद खुश था, और अब वो ये सोचकर झिझकने वाला नहीं था कि आगे क्या करना है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कमजोर बाओ र पर मुक्का मारा। बैंगनी रंग की शक्ति में एक अकेला प्रकाश था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वो सीधे बाओ र के सामने आ गया। बाओ, एयर बहुत थक चुकी थी। वह आने वाले घूंसे से बच नहीं पा रही थी। ऐसा मत करो। हान लिंग, एयर और कैओस एक साथ चिल्लाए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। बाओ, एयर और ह्यूमन किंग की लड़ाई स्पेस गार्डन के इलाके से पहले ही निकल चुकी थी। मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्ति बाओ र पर प्रहार करने ही वाली थी। ये देखकर उसे सबसे बुरे की आशंका हुई। अचानक वो शक्ति हवा में जम गई, मानो जम गई हो। वो बाओ र से 3 फुट की दूरी पर रुक गई। सब बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि हान सेन लौट आया है, लेकिन उन्होंने जो देखा वह वैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने भी ह्यूमन किंग को नहीं रोका था। वो अपनी मुक्का मारने की मुद्रा में था कि तभी उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका शरीर कांप उठा। बहुत शर्मनाक, मानव राजा के मुंह से आवाज निकली। हालांकि यह आवाज पहले वाली से बिल्कुल अलग थी। सब लोग हैरान और असमंजस में थे कि अभी क्या हुआ था। तभी उन्होंने मानव राजा की आवाज सुनी। वह आवाज सदमे में लग रही थी।
स्वर तंत्रियां कांप उठी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अब मानव राजा ही बोल रहा था। आवाज तो उसकी ही थी, लेकिन उसके शब्दों का लहजा और उच्चारण पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। अब बात अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानव राजा डर गया हो। मैं शरीर पर नियंत्रण वापस लेने से पहले शरीर और आत्मा के पूरी तरह से मिल जाने तक कुछ देर इंतजार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने मुझे शरीर लेने से बहुत पहले ही बहुत शर्मिंदा कर दिया। मुझे डर है कि अब मुझे शरीर पर नियंत्रण वापस लेना ही होगा। गर्व और ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। अब जब सब उसे सुन सकते थे, तो वे समझ गए कि यह मानव राजा के मुंह से आ रही है, लेकिन असल में मानव राजा बोल नहीं रहा था। किन शियू, मिस्टर गॉड कैओस पार्टी में कुछ प्राणियों ने पहचान लिया कि आवाज किसकी थी। किन शियाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा। वो अभी भी जिंदा है। वाह! कैओस और क्रेप मर्टल इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए। ह्यूमन किन की आवाज कांपती हुई बोली, ये शरीर मेरा है, मूर्ख। तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। तुमने सोचा था कि तुम छीन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा अपना भ्रम था। मैंने बस तुम्हें विश्वास करते रहने दिया। देखो, मेरा शरीर और आत्मा एकदम सही मेल खाते हैं। अब तुम्हारी गीली आत्मा टूट गई है और वो मुझ में समा गई है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, चाहे तुम कितना भी चाहो। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? किन शियू के ऐसा कहने के बाद मानव राजा का शरीर और बैंगनी बाल सीधे हो गए। वो बैंगनी रोशनी के साथ आसमान में उड़ रहा था। मानव राजा का सिर ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखों में 4 पुतलियां थीं। एक आंख की 2 पुतलियां बदल रही थीं। बैंगनी रंग की एक पुतली दूसरी से बड़ी हो रही थी, जबकि दूसरी छोटी हो रही थी। नहीं, नामुमकिन! मानव राजा जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में बस 2 पुतलियां बची थीं। उसके शरीर में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों, वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उस इंसान की उपस्थिति बदलकर अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। शरीर तो वही था, बस उसकी उपस्थिति बदल गई थी। इससे लोगों को उसकी एक अलग छाप और अनुभूति हुई। लीडर ब्लड लीजन के कई सदस्यों ने ये दृश्य देखा था। जो कुछ हुआ उसके बाद उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मानव राजा, जिसने कभी किन शियू के शरीर को अपने में समाहित कर लिया था, अब उस पर कब्जा कर रहा था। इसके विपरीत किन शियू ही आत्मा को अपने में समाहित करके उसे परिष्कृत करने वाला था। कैओस और क्रेप मर्टल इस बात से कुछ खास खुश नहीं दिखे। ह्यूमन किंग ताकतवर तो था, लेकिन उसकी ताकत दूसरे लोगों से आती थी। उसे अभी तक अपने अंदर की शक्तियों की आदत नहीं पड़ी थी, और उसके दिमाग में भी एक समस्या थी। अगर बाओ एर के उस कदम के समय मानव राजा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया होता, तो वो उसे हरा सकती थी। अगर उस शरीर का स्वामी किन शियू होता, तो बाओ एर के जीतने की संभावना कम थी। किन शियू ने बाओ एर को देखा और उसके पास चला गया। मेरी बड़ी बहन को चोट मत पहुंचाओ। हान लिंग अभी भी दौड़ रही थी। वह अब बाओ र के सामने थी। उसने बाओ र के सामने अपने हाथ खोले और पागलों की तरह किन शिया को देखा। किन शिया मुस्कुराए। तुम हान लिंग हो, है ना? मैं हान लिंग हूं, तो क्या हुआ? हान लिंग ने किन शियू की ओर देखा, लेकिन उसे थोड़ा डर लगा। बुरा नहीं है, किन शियू ने कहा। अपनी क्षमता के साथ, अगर तुम बड़े हो जाओ और अपने शरीर को अधिकतम स्तर तक बढ़ा लो, तो तुम निश्चित रूप से ये कदम उठा सकते हो। इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग मिलना मुश्किल है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, हान लिंगर ने कहा। क्या तुमने बड़ी बहन बाओर के बारे में नहीं सुना? तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता। किन शियू के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। ऐसा लगा जैसे हान लिंगर का शरीर किसी अदृश्य खिंचाव से खींच रहा हो। वो किन शियू के हाथों में आ गई। उसने उसे अपनी आस्तीनों में समेट लिया। लिंग र को जाने दो। हालांकि हुआंगफू जिंग, वांग युहांग और अन्य जानते थे कि वे कमजोर हैं, फिर भी वे दौड़ पड़े। किन शियू की आंखें वहीं जम गईं। समय और स्थान मानो रुक गए हों। सबके शरीर मानो जड़ हो गए थे। मानो वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। मैं मानव राजा नहीं हूं, किन शियू ने कहा। मुझे किसी बच्चे को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने अपने हाथ फैला दिए। हान लिंगा का शरीर फेंक दिया गया। वो तेजी से हुआनफू जिंग के ऊपर उतरी, जो उस समय हिल नहीं पा रहा था। हुआनफू जिंग फिर से अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। उसने हान लिंग र को उठाया, जो अपनी आत्मिक देह से बाहर आ गई थी। उस पर नजर रखो, अभी यह उसके लड़ने की जगह नहीं है। किन शियू ने हुआनफू जिंग और हान लिंगा को देखना बंद कर दिया। वह बाओर के पास गया। बाओ एर हिली नहीं, बस किन शियू को देखती रही।
इससे पहले उसने मानव राजा से लड़ाई की थी। वह ताकतवर था, लेकिन बाओ एर को उससे लड़ते हुए कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अब किन शियू का सामना करते हुए बाओ एर अपने अंदर एक भारी दबाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। बाओ र जाओ कैओस का शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। वह बाओ र के सामने खड़ी हो गई और उसके शरीर को अपने हाथों से सहलाया। वह बाओ र के शरीर को अंतरिक्ष में रखना चाहती थी ताकि वह आसानी से भाग सके। बाओ र को छूने से पहले ही उसे लगा जैसे किसी शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। वह हिल नहीं पा रही थी। किन शियू ने कैओस की ओर देखा और कहा, श्रीमान नेता, सच कहूं तो आप मेरे लिए मां जैसे हैं। मुझे जीवनदान देने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम्हें पुराने दिनों की इतनी याद आती है तो मुझ पर एक एहसान क्यों नहीं करती और बाओ एर को जाने देती। कैओस ने देखा कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था और वह इस बात से बहुत हैरान थी। ब्रह्मांड स्तरीय शक्तियां उसके अनुमान से कहीं ज्यादा डरावनी थीं। अतीत में मानव राजा वास्तविक ब्रह्मांड श्रेणी की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाया था। अब किन शियू के पास शरीर का नियंत्रण था। वो दुनिया को दिखा रहा था कि ब्रह्मांड श्रेणी के व्यक्ति क्या कर सकते हैं। हालांकि कैओस अपनी अधिकांश शक्ति और शरीर पहले ही खो चुकी थी, फिर भी उसे फंसाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी किन शियू ने यह आसानी से कर दिखाया। किन शियू ने कैओस की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझ में इंतजार करने का धैर्य नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकती। बोलते बोलते किन शियू ने अपने हाथ खींच लिए। सबको लगा कि वह बाओ एर के साथ कुछ करने वाला है। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली से उसकी बाईं कलाई काट दी। घाव से बैंगनी क्रिस्टल जैसा खून बहने लगा। ये खून ही था और खून की बूंदें बाओ एर पर तैरती हुई पहुंच गईं। ये खून पी लो, ये तुम्हारे जीन बीज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किन शियू ने अपने घाव से खून बहना जारी रखा। सब हैरान थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि किन शियू ऐसा व्यवहार करेगा। मानव राजा की तुलना में किन शियू एक पागल आदमी था। किन शियू ने सभी पर दबाव डाला और वह मानव राजा से भी ज्यादा डरावना था। जब किन शियू ने अपना शरीर वापस लाया तो उसमें न तो कोई मारकाट वाली हरकत थी और न ही कोई नरमी। वो डरावनापन शांत था और फैल रहा था। इससे हुआंगफू जिंग, लिन फेंग और बाकी लोगों को बिना ठंड लगे ही ठंड लग रही थी। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। किन शियू के लौटने के बाद से बाओ एर ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने कैओस, हान लिंग, एर और बाकियों को देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के किन शियू का खून पी लिया। जब उसने खून पिया तो ऐसा लगा जैसे बाओ एर की सुनहरी रोशनी में गैस जल रही हो। वो आग की तरह जल रही थी और जोरदार तरीके से जल रही थी। बाओ एर का शरीर सुनहरी और चमकदार रोशनी में था। वो बड़ी होती जा रही थी। उसका 5 साल का शरीर बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। वह एक छोटी बच्ची से किशोरी बन गई और किशोरी से एक पूर्ण विकसित युवती। उसकी पुतलियां और लंबे बाल सुनहरे हो गए। उसने सोने और क्रिस्टल के कवच को पहना हुआ था। वो किसी वाल्किरी जैसी लग रही थी, इतनी ठंडी और उच्च स्तरीय। वो सुनहरी लौ ऐसी लग रही थी मानो दुनिया के सारे नियम कानून तोड़ देगी। कोई उसके आर पार नहीं देख सकता था। बस वहां खड़ी एक उच्च स्तरीय सुनहरी परछाई ही दिखाई दे रही थी। बाओ एर ने अपना हाथ बढ़ाया। अंतरिक्ष में जमे कैओस को उसने अपनी ओर खींचा। उसने स्पेस गार्डन की ओर धक्का दिया और कैओस को वापस वहीं भेज दिया। किन शियू ने बाओ एर को ऐसा करने से नहीं रोका। वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। बाओ एर और उसकी सुनहरी आंखों ने किन शियाओ को देखा। उसने अपनी बातें धीरे धीरे एक एक शब्द बोली। किन शियू कुछ नहीं बोला। वो सहजता से अंतरिक्ष में ऊपर खड़ा रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसे उठाया जैसे बाओ एर को हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। बाओ एर ने दांत पीस लिए। वो अच्छा नहीं खेलने वाली थी। उसने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और किन शियू पर वार कर दिया। उस चाकू से आसमान और जमीन दोनों ही चाकू से खींचे हुए लग रहे थे। यही था हान सेन का अंडर द स्काई नाइफ हुनर। ये हान सेन का अंडर द स्काई नाइफ स्किल है। तुमने इसे अच्छी तरह सीख लिया है। इसमें तुम्हारी दक्षता अद्भुत है, लेकिन चूंकि तुम अभी लड़की हो इसलिए इसमें कुछ कमी है। इस तरह का चाकू कौशल तुम्हें शोभा नहीं देता। किन शियाओ ने हाथ बढ़ाया। ये सामान्य लग रहा था। इसमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इसने बाओ एर के चाकू कौशल को तोड़ दिया। बाओ एर इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसे अपना कौशल बदलना पड़ा। बाओ एर का चाकू चलाने का हुनर बदल गया। अब वो एक नुकीले दांत जैसा था जो सब कुछ कुचल सकता था। वह हान सेन का एक और हुनर इस्तेमाल कर रही थी जिसे दांतों वाला चाकू कहते थे।
ये चाकू चलाने का हुनर सच में काफी दिलचस्प है। ये बेहद बुरा भी है। हालांकि ये तुम्हारे शक्ति तत्व या मन के साथ मेल नहीं खाता। जब किन शियू ने अपना हाथ हिलाया तो उसने बाओ एर का हुनर तोड़ दिया। बाओ एर ने अपना हमला आधा ही किया था कि वो चकनाचूर हो गया। उसे पहले ही हुनर बदलना पड़ा था। बाओ एर ने जल्दी से क्रम से 10 और कौशल आजमाए, लेकिन किन शियू उनमें से हर एक को तोड़ने में कामयाब रहा। उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी कौशल उसके खिलाफ काम नहीं आया। उनमें से कई को बीच में ही बदलना पड़ा। ये हुनर बुरा नहीं है, बस इतना है कि यह उतना मजबूत नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा क्रूर हो सकते हो। ये हुनर तेज होना चाहिए। ये हुनर बहुत तेजी से नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसमें धीरे धीरे काम करना होगा। किन शियाओ ने लापरवाही से एक हाथ से बाओ एर के हुनर को एक एक करके पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने बाओ एर की कास्टिंग में की गई हर गलती की ओर इशारा भी किया। किन शियू और बावर के बीच लड़ाई एक मौत के मुकाबले से ज्यादा एक वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को सिखाने जैसा था। किन शियू ने सिर्फ उसके हुनर तोड़े। उसने उस पर हमला नहीं किया। उसने बस उसके सारे हुनर तोड़ दिए। हालांकि बाओ एयर यूनिवर्स क्लास में पहुंचकर किन शियू के बराबर हो गया था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क था, मानो एक बच्चा किसी बड़े से मुकाबला कर रहा हो। किन शियू क्या करना चाहता है? प्रकाश देवी उसके व्यवहार से उलझन में थी। कोई भी बता सकता था कि किन शियू बाओ एयर की शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा था। बाओ एयर की प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए ये स्पष्ट था कि अगर वह कोई गलती करती तो दोबारा कभी नहीं करती। लेकिन किन शियू ने उसे नहीं मारा। उसने केवल उसके हमलों को रोका और आगे नहीं बढ़ा, और यही वो बात थी जो बाओ एयर को और भी शक्तिशाली बना सकती थी। कितना पागल और नासमझ आदमी है, मोमेंट गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। वो लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंदी को जीतने लायक और भी मजबूत बना दिया है। किन शियू का आत्मविश्वास मानव राजा से पूरी तरह अलग था, लेकिन इस तरह के निडर आत्मविश्वास ने लोगों को पहले से कहीं अधिक निराश और डरा हुआ महसूस कराया। क्रेप मर्टल इस सबसे थोड़ा घबरा गया। उसने विकास दीवार की ओर देखा और मन ही मन सोचा, बाओ एयर अभी बच्ची ही है और हान सेन ने हमेशा उसका ध्यान रखा है। उसका दिमाग अभी भी उतना मजबूत नहीं है। मुझे डर है कि सिर्फ हान सेन ही, जो अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकता है, किन शियाओ से उसकी इस हालत में लड़ सकता है। हान सेन को जल्दी करनी होगी, और देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। बाओ र हर समय हान सेन का पीछा करता था। हान सेन ने बाओ र से कभी कुछ नहीं छिपाया, कुछ जेनो कलाओं को छोड़कर जिन्हें शुरू से ही सीखना जरूरी था। बाओ र कुछ मुट्ठी भर को छोड़कर बाकी सभी कलाओं को जानता था। इसलिए बाओ र हान सेन द्वारा सीखी गई लगभग सभी जेनो कलाओं का इस्तेमाल कर सकता था। हुआनफू जिंग और अन्य लोगों द्वारा ज्ञात जीनो कलाओं का उपयोग बाओ एयर भी कर सकती थी, और वह उन्हें उतनी ही कुशलता से प्रदर्शित कर सकती थी। यहाँ तक कि क्षणिक देवता और अन्य देव आत्माओं द्वारा ज्ञात जीनो कलाओं का भी बाओ एयर आसानी से उपयोग कर सकती थी। किन शियू के सामने कौशल चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। अब तक बाओ एयर पूरे कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। वो किन शियू को 1 इंच भी हिला नहीं पाई थी। हुआनफू जिंग, लिन फैंग, तांग झेनलियो, किन जुआन और बाकी लोग लड़ाई में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बाओ एयर को किन शियाओ से लड़ते हुए जरूर देखा। उन्हें देखकर पसीना आ गया। जब बाओ एयर ने उनके हुनर का इस्तेमाल किन शियाओ से लड़ने के लिए किया तो उसने हर प्रदर्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर किन शियाओ बाओ एयर को मारना चाहती तो अब तक उसकी कई बार हत्या हो चुकी होती। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कौशल में इतनी भयानक खामियां हो सकती हैं कि उन्हें इस तरह नुकसान पहुंचेगा। पहले उन्हें लगता था कि शायद उनकी शक्तियां पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि असल में उनके कौशल में खामियां ही समस्या थी। इतने सालों तक उनके साथ प्रशिक्षण लेने के बाद ये सिर्फ किस्मत ही थी कि वे अभी भी जीवित थे। हालांकि बाओ एयर के पास लाखों हुनर थे, लेकिन बस कुछ ही समय में उसके सारे हुनर खत्म हो गए। हालांकि वह वाकई प्रतिभाशाली थी, फिर भी वह काफी परेशान थी। सब कहते थे कि सिर्फ वही किन शियू से लड़ सकती है। अब जब वो सचमुच किन शियू से लड़ रही थी तो उसे समझ आ गया कि वो कितना खतरनाक दुश्मन है। अब वे दोनों ब्रह्मांड श्रेणी के प्राणी थे, लेकिन उसके सामने किन शियू किसी देवता जैसा था। ऐसा नहीं लगता था कि उसे हराया जा सके। क्या अब तुम हार मान लोगे? तुम सबकी आशा हो, है ना? तुम्हारी माँ, गॉड कैओस पार्टी की नेता, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम मुझे हरा दो। तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम मुझे मार डालो। क्या तुम उन सबको निराश कर दोगे? किन शियाओ समझ गया कि बाओ एयर क्या सोच रहा था। ये कहने के बाद उसने आखिरकार एक कदम उठाया।
किन शियू ने अपना पहला वार किया, लेकिन उसका हमला ऐसा था मानो वो बाओ र के पिछले वार की नकल कर रहा हो। सभी कौशल बाओ र के इस्तेमाल के सटीक अंदाज में इस्तेमाल किए गए। बाओ एर को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि जब वह पहले भी इन्हीं कौशलों का उपयोग कर रही थी, तो किन शियू ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया था। अब जब किन शियू ने उन्हें उसी तरह इस्तेमाल किया, तो उसने कौशल को तोड़ने के लिए किन शियू के तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकी। बाओ एर को लगा जैसे उसका शरीर इतने दबाव में घुट रहा है। किन शियू के दबाव में वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पास पीछे हटने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। किन शियू क्या कर रहा है? क्या वो बावर को मारना नहीं चाहता? ताए यी की ओर देखते हुए चंद्रदेव उलझन में पड़ गए। कोई भी बता सकता था कि अगर किन शियू बाओ एर को मारना चाहे तो यह मुश्किल नहीं होगा। बाओ एर ताकतवर थी, लेकिन उसका अनुभव और चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता किन शियू से कहीं कम थी। ताए यी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम ह्यूमन अल्फा या किन शियू को नहीं समझते। अगर वो इस तरह का व्यवहार करता है, तो इसका मतलब है कि वह बाओ एर को मारना चाहता है। इसका क्या मतलब है? चंद्रदेव ने पूछा। वो यातना दे सकता है और मार भी सकता है। उसके लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाओ एर को बड़ा करने में मदद करने के बाद वो उसे मारना क्यों चाहेगा? मुझे ये संभव नहीं लगता। ताए यी स्तब्ध रह गया। उसने किन शियाओ को अजीब नजरों से देखा और कहा, मानव अल्फा और पुराने नेता और दूसरे पुराने नेता आपस में झगड़ पड़े थे। असल में क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूँ, वो ये कि वो बहुत नफरत पालता है। ये बाओ एर के प्रति खास तौर पर सच है। मेरे पिछले जन्म में मानव अल्फा पुराने नेता और दूसरे पुराने नेता की संतान था। उसका जीवन उन्हीं ने दिया था। हालांकि बाओ एर की विरासत बहुत जटिल है। किन शियाओं के व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर वो बाओ एर को मारना चाहता है, तो कम से कम वो बाओ एर को एक मौका तो देना ही चाहेगा। वह चाहता था कि पुराने नेता और पुराने हॉल नेता को पता चले कि भले ही बाओ एर उनकी मर्जी से काम करे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, फिर भी वो किन शियाओ से हार जाएगी। वो आसानी से जीतना नहीं चाहता, वो सभी से बदला लेना चाहता है। वो पुराने नेता और पुराने हॉल नेता का दिल तोड़ना चाहता है। क्या उसे सचमुच इतना भरोसा है? चंद्रदेव ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्या उसे लगता है कि वह एक बेहतरीन बाओ एर को हरा सकता है? आखिरकार बाओ एर पुराने नेता और पुराने हॉल लीडर की ही उपज है। अगर वो सचमुच पूरी ताकत लगा देती है, तो हो सकता है कि किन कसियू न जीत पाए। अगर उसमें यह आत्मविश्वास और गर्व नहीं होता, तो वो असली किन शियू नहीं होता। ताए यी ने आह भरते हुए कहा। चंद्रदेव का चेहरा चिंता से भरा हुआ लग रहा था। वो ताए यी से ज्यादा किन शिया को समझती थी, और ताए यी का फैसला लगभग सही था। अराजकता जानती थी कि किन शियू इस बार बाओ एर को मार डालेगा। ये बाओ एर का आखिरी मौका था। बाओ एर, तुम्हें जीतना ही होगा। कैओस ने चाहे कितना भी शांत होने की कोशिश की, वो अभी भी थोड़ा सदमे में थी। किन शियू ने घमंड से इशारा किया। उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया था ताकि उसे बहुत दबाव महसूस हो। ऐसा लग रहा था जैसे असली मौत का मुकाबला शुरू होने से पहले ही बाओ एर हार चुकी थी। किन शियू अभी भी बावर को दबा रहा था। वो बावर की हर क्षमता को निचोड़ने वाला था। बाओ एर का शरीर सोने की आग से घिरा हुआ था। किन शियू के दमन ने उसे बहुत धुंधला कर दिया था। ये सोने के कवच में केंद्रित था, और इसने सोने के कवच को सघन क्रिस्टल जैसा बना दिया था। सोने की रोशनी इधर उधर तैर रही थी, मानो किसी भी क्षण फट जाएगी। अभी भी काफी नहीं। ऐसे में चलो फिर से कोशिश करते हैं। किन शियू का मुक्का चमकते हुए बैंगनी सूरज जैसा था। उसने बाओ र के पेट की ओर मुक्का मारा। पहले किन शियू के हमले सिर्फ दबाने के लिए होते थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस बार मुक्का बाओ र के शरीर पर लगा। बैंगनी सूरज की मुक्का शक्ति बाओ र के कवच पर लगी। इससे बाओ र के सुनहरे कवच की सतह पर दरारें पड़ गईं जो मकड़ी के जाले जैसी लग रही थी। सोने के कवच की दरारों से एक दमदार सुनहरी लौ फूट पड़ी। आग ने अचानक बाओ एर के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। सुनहरे प्रकाश के विस्फोट में बाओ एर का शरीर और भी मजबूत हो गया। आग एक लौकी की छाया में बदल गई जिसने बाओ एर के शरीर को ढक लिया। लौकी की परछाई एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह थी जिसमें कई हल्की परछाइयां घूम रही थीं। वे लोगों को एक रहस्यमय और अजीब सा एहसास दे रही थीं। बाओ एर आखिरकार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई है। उसने अपना खुद का ब्रह्मांड बना लिया है। कैओस हैरान और खुश था। वो बाओ एर द्वारा उसकी और हॉल के पुराने नेता की उम्मीदों पर खरी उतरने से खुश थी। अब जब बाओ एर को इस मुकाम तक पहुंचाया जा चुका था,
तो इसका मतलब था कि उसे किन शियाओ के साथ एक निर्णायक मुकाबले में उतरना होगा। ये तय था कि इस बार किन शियाओ पीछे नहीं हटेगी। कितना शानदार शरीर! मुझे नहीं पता कि उसमें किन शियाओ को हराने की क्षमता है भी या नहीं। ताए यी ने बाओ एर के शरीर की हल्की परछाई को देखा और आह भरी। क्रेप मर्टल इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से देख रहा था। वो जानता था कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक विजेता तय होगा। किन शियू ने बाओ एर की लपटें धीमी होते देखी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो चिल्लाया, आओ, अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ो। देखते हैं कि क्या तुम अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर पाते हो और मुझे मार पाते हो। बाओ एर की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकते कांच की तरह थी। उसके अस्तित्व से आसपास का अंतरिक्ष आभासी हो गया था। सब कुछ आभासी और अवास्तविक होता जा रहा था। बाओ एर किन शियू को घूर रही थी। उसने अपने हाथ जोड़े, जिससे उसके हाथों के चारों ओर अनगिनत सुनहरी लपटें इकट्ठी हो गईं। वह धीरे धीरे एक सुनहरे लौकी में बदल गई। लौकी एक बड़ी और एक छोटी गेंद का मिश्रण थी। दो गेंदों के आकार के अंदर एक अलग ब्रह्मांड था। अनगिनत तारे उसके अंदर घूम रहे थे। वे सभी सुंदर ऊर्जाएं फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड बन रहा हो। जब बाओ एर की दो ब्रह्मांडों वाली लौकी पूरी तरह से विकसित हो गई, तो उसकी आंखें जम गईं। लौकी से एक सुंदर सुनहरी रोशनी निकली। वो अचानक किन शियू पर पड़ी। वो शक्ति अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। दूर से उसे देख रहे कई कुलीन लोगों ने प्रकाश किरण की शक्ति को महसूस किया। उसे महसूस करते ही उनके दिल धड़क उठे। उनकी खांसी लगभग खून की हो गई। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस प्रकाश को रोकना कैसा होगा। उस प्रकाश के सामने की हर चीज अवशोषित और विलीन हो गई। अंतरिक्ष में एक निर्वात क्षेत्र था। पता नहीं प्रकाश की किरण बहुत तेज थी या किन शिया उससे बचने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन किन शिया की बैंगनी हवा ऊपर उठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सार्वभौमिक नदी उसे घेर रही हो। यह वही ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति थी जो बाओ एर के पास थी। वेदना, स्वर्ण और बैंगनी, ये दो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपस में टकरा गईं। आसपास के तंत्र पिघल गए। अनगिनत ग्रह अचानक गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी गायब हुए हों। दरअसल सिर्फ ग्रह ही नहीं थे। बाओ एर और किन शियू के बीच की हर चीज गायब हो गई। इससे एक पूर्ण शून्य क्षेत्र बन गया। सौभाग्य से वे एक दूसरे से सिर्फ एक सिस्टम की दूरी पर थे। अगर वे एक दूसरे से एक ब्रह्मांड की दूरी पर होते, तो पूरा ब्रह्मांड उनके द्वारा नष्ट हो जाता। सभी आत्माएं और जीव स्तब्ध रह गए। बाओ एर और किन शियू की लड़ाई उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वे ग्रहों को नष्ट कर सकते थे। अगर वे लड़ते रहे तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित था। उस भयानक शक्ति के प्रहार के आगे बाओ एर कुछ देर तक अपनी शक्ति पर नियंत्रण न रख सकी और न ही पीछे हट सकी। किन शियू का शरीर स्थिर और स्थिर रहा। कुछ भी नहीं बदला था। किन शियू ने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, यह वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन अगर तुम पूर्ण हो जाओ तो क्या होगा। वो बावर की ओर चल पड़ा। बाओ एर ने दांत पीसते हुए शक्ति से भरकर किन शियू पर हमला कर दिया। किन शियू के शरीर पर बैंगनी शक्ति का उदय हुआ। एक के बाद एक मुक्कों से वो बाओ एर की लौकी जैसी ब्रह्मांडीय शक्ति को तोड़ने में कामयाब रहा। इससे बाओ एर का शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके होठों से खून टपकने लगा। कैओस का चेहरा धूसर हो गया था। उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बाओ एर अब तक की सबसे ताकतवर प्राणी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किन शियू को हरा नहीं पा रही थी। उस ब्रह्मांड में कोई और नहीं था जो किन शियू को हरा सके। ये खत्म हो गया है। ताए यी ने भी आह भरी। क्रेप मर्टल किसका इंतजार कर रहा है? ताए यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बाओ एर किन शियाओ को नहीं हरा सकता। अगर उसने अभी ब्रह्मांड को रीबूट नहीं किया, तो बाद में इसे रीबूट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जीनो हॉल में 12 मुख्य विनाश श्रेणी की देव आत्माओं में से 2, प्रकाश देवी और क्षण देवता, भ्रमित थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्रेप मर्टल किसका इंतजार कर रहा था। श्रीमान, ये हमारा आखिरी मौका है, प्रकाश देवी ने कहा। जब तक बाओ एर को हारना बाकी है, हम ब्रह्मांड को फिर से चालू कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी देर और रुको, क्रेप मर्टल ने उसे बोलने से रोकने के लिए कहा। श्रीमान, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? भगवान ने पूछा। वो बता सकती थी कि क्रेप मर्टल किसी चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं सोच सकती थी कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा होगा जिससे किन शियू को हराया जा सके। अगर बाओ र द्वारा किन शियू को रोकने के दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया और किन शियू ने अपनी शक्ति पूरी तरह से खोल दी, तो ब्रह्मांड पुनः चालू नहीं हो पाएगा। मैं आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्रेप मर्टल ने धीरे से कहा।
हालांकि उसने यही कहा था, फिर भी उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। हान सेन अभी तक दीवार तोड़कर बाहर नहीं आया था। ऊपर से बाओ रह हार गया था। ये ठीक वैसा ही था जैसा प्रकाश देवी ने कहा था। अगर वे प्रतीक्षा करते रहे और बाओ रह हार गया तो हान सेन के पास अभी भी कोई आशा नहीं होगी। मुक्ति का कोई रास्ता नहीं होगा। उसका दिल झिझक रहा था, लेकिन क्रेप मर्टल अभी भी इंतजार करने पर अड़ा था। वो अभी ब्रह्मांड को रिबूट नहीं करना चाहता था। क्रेप मर्टल जानता था कि ब्रह्मांड को रिबूट करने से बहुत नुकसान होगा। उससे भी ज्यादा ये किनशियू पर भी काम नहीं करेगा। प्रकाश देवी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी बिखर गई। बाओ एर का युद्ध कवच पूरी तरह से टूट गया। युद्ध कवच की दरारों से कई बैंगनी हवाएं निकलकर उसके शरीर में चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे बाओ एर के शरीर को कई छोटे जहरीले सांपों ने घेर रखा हो। इससे बाओ एर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए। एक सुनहरी रोशनी बार बार फूट रही थी, लेकिन वह बैंगनी हवाओं की सीमाओं को तोड़ नहीं पा रही थी। जीन केवल किसी चीज की शुरुआत तय करते हैं, वे कभी अंत तय नहीं कर सकते। यह एक सरल अवधारणा है, लेकिन इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कैओस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही सच है? किन शिया ने कैओस की ओर देखा, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ आया था। कैओस ने बाओ एर को देखा और किन शियू से कहा, तुम जीत गए, हम हार गए। हमने जो भी पहले कहा था वह गलत था। क्या अब तुम खुश हो? तुम्हें बाओ एर को जाने देना चाहिए। उसका तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज से इतनी नफरत है तो उसकी जगह मुझे क्यों नहीं मार देते? इसका बाओ एर से कोई लेना देना नहीं है। किन शियू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने जीनो हॉल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं मानव अल्फा का पुनर्जन्म हूँ, लेकिन पुनर्जन्म तो बस पुनर्जन्म होता है। मैं किन शियू हूँ, मैं मानव अल्फा नहीं हूँ। हालांकि मानव राजा की स्मृति के कारण मैं कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बाओ एर को मारना चाहता हूँ, जैसा कि मानव अल्फा कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि आप बाओ एर को आजाद करने को तैयार हैं? कैओस ने खुशी के साथ पूछा। किन शियू ने कहा, उसे जाने देना या ना देना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका क्या मतलब है? कैओस का चेहरा बदल गया। इसका मतलब है कि एक दिन सब कुछ फिर से शुरू होगा, किन शियू ने कहा। इसमें तुम, मैं, वो और मेरी छोटी बहन वानर भी शामिल है। उसने यह नहीं देखा कि कैओस ने कैसी प्रतिक्रिया दी। वह सीधा जीनो टैबलेट की ओर बढ़ा। जीनो टैबलेट, जाओ और मेरे लिए वानर ले आओ। किन शियू ने जीनो टैबलेट के पास खड़े होकर धीरे से कहा। जीनो टैबलेट चमक उठी। जीनो टैबलेट से एक परछाई निकली। वो काले बालों वाली वानर थी। वानर एक क्रिस्टल के ताबूत में आराम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो। उसकी सुंदर आंखें बंद थीं और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। किन शियू ने क्रिस्टल के ताबूत को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ताबूत चकनाचूर हो गया। वान एर का शरीर किन शियू की बाहों में गिर पड़ा। वान एर, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम अब भी वही अच्छी और खूबसूरत वान एर हो। ये सब बस एक सपना है। किन शियाओ के बोलते ही उसके शरीर से एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। ये जीनो टैबलेट की रोशनी के साथ साथ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज हर चीज से भरे आसमान पर चमक रहा हो। जीनो ब्रह्मांड और राज्यों के ब्रह्मांड पर बैंगनी प्रकाश चमक रहा था। पूरी दुनिया बैंगनी हो गई थी। बैंगनी प्रकाश में एक अजीब सी भेदक शक्ति थी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जीनो हॉल में भी बैंगनी प्रकाश था। वो एक बैंगनी हॉल और एक और देव मंदिर बन गया। बैंगनी रोशनी एक जैड पत्थर की दीवार में थी। इसने जैड पत्थर की दीवार और धातु को क्रिस्टलीकृत कर दिया। ये बैंगनी क्रिस्टल जैसा था। दुनिया एक अजीब, बैंगनी, भूतिया दुनिया बन गई थी। ये खूबसूरत और अजीब थी और लोगों को सिहरन भी दे रही थी। क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, कोई चीख रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति रिस रही थी। वो उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। ब्रेक वर्ल्ड के जीव भी इसी तरह व्यवहार कर रहे थे। वे जितने शक्तिशाली होते, उनकी शक्ति उतनी ही तेजी से खत्म होती। इससे एक बैंगनी रंग की धारा बन रही थी। वो अंतरिक्ष पट्टिका में इकट्ठा हो रही थी। यहाँ तक कि जीनो हॉल और देव मंदिर की देव आत्माएं भी ऐसी ही थीं। स्पेस गार्डन के मनुष्य और जीव अपनी शक्तियों को लीक होने से नहीं रोक पाए। बाओ एर से ज्यादातर बैंगनी रोशनी बाहर निकल रही थी। ये हवा में समुद्री पानी जैसा था। ये जीनो टैबलेट की ओर जा रहा था। असली नदियां, झीलें, समुद्र, पहाड़, ग्लेशियर, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपनी शक्ति छोड़ रहे थे। हर चीज अपनी शक्ति का एहसास कर रही थी।
सारी शक्ति जीनो टैबलेट में चली गई। ब्रह्मांड चीख रहा था, किन शियू क्या कर रहा है? लगता है उसके पास रीबूट करने वाली शक्तियां हैं। और साथ ही ये तो प्रकाश देवी को आभास हो गया कि उसकी ईश्वरीय शक्तियां फीकी पड़ने लगी है। वो सदमे में थी। क्रेप मर्टल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वो सचमुच ब्रह्मांड को पूरी तरह से रीबूट करना चाहता है। वो ब्रह्मांड को ठीक उसी स्थिति में वापस लाना चाहता है जहां किन वान एर का जन्म हुआ था, और उससे भी पहले जब उसे अपना रक्त पल्स मिला था। यह नामुमकिन है। कोई भी सच्चा ईश्वरीय आत्मा समय और स्थान को सचमुच उलट नहीं सकती। मोमेंट गॉड एक समय तत्व था, उच्च कोटि का कुलीन। वो जानती थी कि समय और स्थान को उलटने की क्षमता सिर्फ एक मिथक है। कोई भी ईश्वरीय प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धांततः एक समय अक्ष था। ऐसा लगता था कि ईश्वरीय आत्माएं समय में पीछे जा सकती थीं, लेकिन वास्तव में समय और स्थान को उलटने की क्षमता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय और स्थान को उल्टा नहीं किया जा सकता था। जो हुआ सो हुआ। जब तक जो हुआ उसे मिटा न दिया जाए, चीजों को वापस नहीं लाया जा सकता था। अगर कोई अतीत में वापस जा सके, तो जो कुछ उसने देखा और अनुभव किया, वो बस समय का एक अंश होगा। ये वास्तव में समय का उल्टाव नहीं होगा। क्रेप मर्टल ने बाओ एर की ओर देखा और कहा, समय और स्थान को उल्टना पूरी तरह असंभव नहीं है। रीबूट करने वाली शक्ति में ही समय और स्थान को मिटाने के लिए आवश्यक शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति केवल ब्रह्मांड को ही प्रभावित कर सकती है। ब्रह्मांड के जीव इस प्रभाव से बदल जाएंगे। वे ब्रह्मांड में अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं जा सकते, जब तक कोई इतना शक्तिशाली न हो कि हर एक जीव के साथ घटित हुई हर चीज को मिटा सके और ब्रह्मांड को एक निश्चित बिंदु पर वापस ला सके। और ब्रह्मांड की रीबूट शक्ति से आप सैद्धांतिक रूप से समय और स्थान को उलट सकते हैं। लेकिन ये तो नामुमकिन है, ब्रह्मांड की हर चीज के लिए समय और स्थान उल्टना। इसका मतलब होगा कि हर उस चीज को उल्टना होगा जिसका किसी चीज से संबंध है। उसे मिटाने के लिए इतना ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। मोमेंट गॉड के ये कहने के बाद वो बहुत बुरी लग रही थी। किन शियू ने बाओ एर को परम अवस्था तक पहुंचने में सिर्फ इसलिए मदद की ताकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ बाओ एर की ही बात नहीं है, ये हमारी भी शक्ति है। क्षणिक ईश्वर के ऐसा कहने के बाद वो बहुत बुरी लग रही थी। प्रकाश देवी ने क्रेप मर्टल के शरीर से एक बैंगनी धारा निकलती देखी। जाहिर था उसकी शक्ति भी क्षीण हो रही थी। उसने तुरंत कहा, श्रीमान, जल्दी करो और जीनो हॉल और ब्रह्मांड को अभी रीबूट करो। पूरा जीनो हॉल हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतरिक्ष से अलग हो रहा हो। सभी देव आत्माएं जानती थी कि वो असल में अंतरिक्ष से अलग नहीं हो रहा था। जीनो हॉल ब्रह्मांड के नियमों से अलग हो रहा था। उसने ब्रह्मांड पर नियंत्रण खो दिया था। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि जीनो टैबलेट की शक्ति बहुत ज्यादा थी। यह नया सार्वभौमिक प्रबंधन उपकरण बन गया था। अब यह जीनो हॉल की जगह ले रहा था। श्रीमान, अगर हम आखिरी जोखिम भरा कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मोमेंट गॉड ने कार्रवाई के लिए हताश होकर कहा, अगर हम इंतजार करते रहे तो मुझे डर है कि हमारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। क्रेप मर्टल ने जीनो हॉल को ब्रह्मांड के मूल नियमों से अलग होते हुए देखा। फिर उसने विकास की दीवार को देखा। वो गंभीर लग रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ब्रह्मांड में हर जगह एक बैंगनी धारा उमड़ रही थी। एक कमजोर जीवन शक्ति लगभग लुप्त हो चुकी थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव हो रहे हैं। अपनी शक्तियां खोने के बाद बूढ़े और मरते हुए प्राणी पुनः युवा होने लगे। शुरुआत में तो वे बहुत उत्साहित थे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ डरावना घटित होने वाला है। दोनों ब्रह्मांडों का समय उलट गया था। अतीत में जो कुछ हुआ था वो उलट रहा था। जब जीव अतीत का अनुभव कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ खो भी रहे हैं। जब वे याद करने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या भूलने वाले थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खो गया है। उन्होंने सोचा कि वे उस नुकसान के बारे में सोच ही क्यों रहे थे। वे इतने कमजोर थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनके अस्तित्व का समय और स्थान उलट गया तो उनसे जुड़ा कारण भी मिट गया। ये तो बस शुरुआत थी। शक्तिशाली प्राणी शक्ति के विरुद्ध लड़ सकते थे, लेकिन वे कल्पना कर सकते थे कि जब वे पहले से घटित हो चुके कारण और नियति को मिटाकर त्याग देंगे तो उनके शरीर के आसपास के प्राणी लुप्त हो जाएंगे। ये कल्पना करना कठिन था कि उन सभी को कितना गहरा सदमा लगा होगा। धिक्कार है। किन शियू क्या करना चाहता है? गॉड कैओस पार्टी में एक डरावनी गर्जना की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को महसूस किया। वे बहुत मजबूत थे। हालांकि वे समय को उलटने लायक तो नहीं थे, लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी यादों के कुछ हिस्से धुंधले पड़ने लगे थे। वे इतने विकसित हो चुके थे कि उन्हें छोटी छोटी बातें भी बड़ी स्पष्टता से याद रहती थीं।
वे चीजें भूलने वाले नहीं थे, इसलिए एक ही संभावना थी, कारण कार्य संबंध मिट रहा था और इसीलिए उन्हें चीजें याद नहीं रहती थी। जीव जितने ज्यादा शक्तिशाली होते गए उतने ही ज्यादा डरे हुए होते गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि विकास करना कितना मुश्किल है। समय और स्थान का इस तरह उलट जाना उनके लिए एक आपदा जैसा था। इस सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि किनशियू समय और स्थान को कैसे और कब उल्टना चाहता था। अगर वह समय और स्थान को उनके जन्म से भी पहले के समय में उलट देता तो उनके मन में ये सवाल उठता कि क्या उनका अस्तित्व भी होगा। जहां वे अभी हैं वहां पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है। धिक्कार है, चंद्रदेव ने कहा। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव छा गया। किनशियू वास्तव में समय और स्थान को उलट नहीं रहा है। वह बस इस समय और स्थान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। वह ब्रह्मांड को उस समय में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा है जब उसकी बहन ने उसे अपना रक्त दिया था। ताई यी ने उसकी शक्ति को क्षीण होते देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम सही हो। समय और स्थान को उल्टा नहीं किया जा सकता। तुम बस इसे नष्ट कर सकते हो। तुम स्लेट को साफ कर सकते हो और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हो। यदि समय और स्थान सचमुच मिट जाए तो क्या अतीत का समय और स्थान भी बना रहेगा? चंद्रदेव ने पूछा। कोई नहीं जानता क्योंकि पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ताएयी ने कहा। देवात्माएं भी केवल पहले के समय और स्थान में ही वापस जा सकती है। वे किसी खास दृश्य में वापस जाती है। वे वास्तव में चीजों को उल्टती नहीं है। किनशियू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने इस तरह सोचने की हिम्मत की है। इस तरह सोचने की हिम्मत करके उसे भी विश्वास हो गया कि वह ऐसा कर सकता है। वो सही भी था। तो क्या, अगर उसने इस पर विश्वास भी किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसकी खातिर अपनी जान दे देनी चाहिए। नहीं, हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। चंद्रदेव ने बोलते हुए दांत पीस लिए। उसे अभी अभी ताएयी मिली थी। हाल ही में वह फिर से ताएयी के साथ रह पाई थी। उसके अतीत में घटी घटनाएं उसके लिए आसान नहीं थी। भले ही किनशियू चीजों को वापस ला सके, वो अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती थी। बहुत देर हो चुकी है, ताएयी ने कहा। अब किनशियू को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम और क्रेप मर्टल मिलकर भी कोशिश करो तो क्या तुम कामयाब नहीं हो सकते? चंद्रदेव ने पूछा। ताएयी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर किनशियू ने बाओ एर को नहीं हराया होता या अगर उसने बाओ एर की क्षमता को सक्रिय नहीं किया होता तो शायद सब ठीक होता। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। किनशियू की शक्ति लगभग एक ब्रह्मांड जैसी है। इसके अलावा उसके पास जीनो टैबलेट और उसकी शक्ति है। जीनो टैबलेट ब्रह्मांड का शासक है। ये ब्रह्मांड की हर चीज का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा एक बाओ एर जो दूसरे ब्रह्मांड के बराबर है। इस ब्रह्मांड में कोई भी अन्य आत्मिक शक्ति इतनी विशाल शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। हम उसके साथ केवल जोखिम ही उठा सकते हैं। ताएयी के बोलते ही कई डरावने जीव अंतरिक्ष को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वे किनशियू की ओर दौड़ रहे थे, उसे अंतरिक्ष में उलटने से रोकना चाहते थे। गॉड कैओस पार्टी के सदस्य, गॉड स्पिरिट्स, दो ब्रह्मांडों से आए ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन लोग, स्पेस गार्डन के कई इंसान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये सभी गुट दोस्त थे या दुश्मन। अब वे सब एक हो गए थे। उन्होंने बीती बातों को भूलकर अपने साझा दुश्मन किनशियू का सामना किया। किनशियू दोनों ब्रह्मांडों के हर कुलीन वर्ग का दुश्मन बन चुका था। कोई भी अस्तित्व से मिटने को तैयार नहीं था। एक डरावनी शक्ति ब्रह्मांड की हर चीज पर धावा बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन किनशियू वान एर को पकड़े हुए जीनो टैबलेट के ऊपर बैठा था। वो टैबलेट के ऊपर था, लेकिन वह धीरे से वान एर को देख रहा था। उसे उन डरावने कुलीनों की जरा भी परवाह नहीं थी जो झुंड में उसकी ओर आ रहे थे, आसमान और जमीन को ढक रहे थे। उसने उनकी तरफ देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। चाहे वे जीव कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जैसे जैसे वे किनशियू और जीनो टैबलेट के करीब आते गए, उनके शरीर की शक्ति उतनी ही कम होती गई। ये तेजी से कम हो रही थी। जब उनकी शक्तियां किनशियू पर पड़ती तो जीनो टैबलेट एक प्रभामंडल छोड़ता जो उनकी सारी शक्तियों को सोख लेता और उनका कोई निशान नहीं छोड़ता। जीनो टैबलेट ने उनकी शक्तियों को सोख लिया। हालांकि वे ताकतवर और डरावने हो गए थे, लेकिन जिस गति से वे भस्म हो रहे थे वो और भी तेज थी। पूरा ब्रह्मांड एक भयानक भयावह अनुभव कर रहा था। कई डरावने जीव कांप रहे थे। वे सभी गुस्से से किनशियू को देख रहे थे। वे सभी उससे नफरत से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही बहुत डरे हुए भी थे। कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जीनो टैबलेट को मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा। उनकी शक्तियां बस जीनो टैबलेट की शक्ति से भर गईं। उन्होंने समय और स्थान को और भी तेजी से उलट दिया।
अपने मित्रों और परिवारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी लुप्त होते और अस्तित्वहीन होते देखकर धरती, नदियां और पर्वत सभी बदल गए। तारों से भरा आकाश हिलने लगा और समुद्र और मैदान उलट गए। अचानक ब्रह्मांड के हर पहलू पर निराशा छा गई। हे ईश्वर, कृपया हमें बचाए। आकाश बैंगनी प्रकाश से भरा हुआ था। हर प्राणी शून्य में बदल रहा था। अनगिनत आत्माएं रो रही थी और मुक्ति की भीख मांग रही थी। जिन देव आत्माओं से वे भीख मांग रही थी, वे भी सुरक्षित नहीं थी। देव आत्माएं भी लुप्त होने लगी थी। समय के उलटने के कारण देव मंदिरों में सभी देव मूर्तियां लुप्त हो गई थी। समय उस बिंदु पर वापस जा रहा था जहां देव आत्माओं का अस्तित्व भी नहीं था। श्रीमान, कृपया हमें जवाबी कार्रवाई का आदेश दीजिए। भले ही हम ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएं, हम इस तरह अपमानित नहीं होना चाहते। प्रकाश देवी और अन्य देव आत्माएं क्रेप मर्टल के सामने घुटने टेककर उससे कार्रवाई करने की विनती करने लगी। धिक्कार है, उसने अभी तक खुद को क्यों नहीं बताया? क्या ये सचमुच काम नहीं आया? क्रेप मर्टल ने गंभीर नजरों से विकास की दीवार की ओर देखा। वह खड़ा हुआ और उसके पास गया। प्रकाश देवी ने दांत पीसते हुए पूछा, श्रीमान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इस पल में आप और किसका इंतजार कर रहे होंगे? क्रेप मर्टल ने कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा हूं जो इस उदास ब्रह्मांड में आशा की किरण जगा सके। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे विकास की दीवार पर दबाया। हालांकि उसे उसमें कोई हलचल महसूस नहीं हुई। उसने बावर को भी हरा दिया। मोमेंट गॉड ने कहा, इस ब्रह्मांड में और कौन आशा ला सकता है? किनशियू को सिर्फ तुम और हम ही रोक सकते हैं। क्रेप मर्टल ने लाइट गॉडेस की ओर देखा। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं ब्रह्मांड को रीबूट नहीं करना चाहता? मुझे बस इस बात की चिंता है कि ब्रह्मांड को रीबूट करने से किनशिया को कोई नुकसान न हो। दरअसल इससे उसकी योजना में तेजी आएगी। इसीलिए मैं ऐसा करने में हिचकिचा रहा हूं। तुम क्या? प्रकाश देवी और अन्य देव आत्माएं इससे चौंक गईं। पुराने नेता ने अपनी शक्ति मुझे इसलिए दी ताकि मैं जीनो हॉल का नेतृत्व कर सकूं और नेतृत्व का योग्य उत्तराधिकारी बन सकूं और रीबूट क्लास शक्तियां अर्जित कर सकूं। हालांकि अब मैं रीबूट क्लास का हूं, लेकिन इस हॉल के पुराने नेता की तुलना में मैं शक्ति में काफी कमजोर हूं। पुराने हॉल का नेता अपनी शक्ति का उपयोग पूरे ब्रह्मांड को रीबूट करने के लिए कर सकता था, जबकि मुझे ब्रह्मांड को रीबूट करने के लिए जीनो हॉल की शक्ति का उपयोग करना होगा। कुछ देर रुकने के बाद क्रेप मर्टल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान विकसित की और आगे कहा, जहां तक किनशियू की बात है, उसे रीबूट ब्लड पल्स पाने के लिए पुराने नेता का जीन विरासत में नहीं मिला। उसे गॉड कैओस पार्टी के नेता के जीन मिले और वो यूनिवर्स क्लास में पहुंच गया। आप कह सकते हैं कि किनशियू पुराने नेता से ज्यादा ताकतवर है और उसने जीनो टैबलेट की शक्ति भी उधार ली है। उसके पास बाओ एयर की शक्ति भी है। उसकी शक्ति कल्पना से परे है और उसके पास रीबूट शक्तियां भी हैं। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं अपनी रीबूट शक्ति का इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं उसे रोक न पाऊं। हो सकता है मैं उसकी मदद ही कर दूं। किनशियू के चालाक दिमाग को देखते हुए शायद उसे यही उम्मीद हो। मैं समझ गया, लेकिन चीजें अभी चल रही है। मोमेंट गॉड ने कहा, अगर हमें असफल होना ही है तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि यह काम कर जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और मौका नहीं है। आप हर उस शॉट को चूक जाते हैं जो आप नहीं लेते। नहीं, हमारे पास अभी भी एक और मौका है, क्रेप मर्टल ने कहा और अपनी नजरें विकास की दीवार की ओर घुमा लीं। पागल युद्ध देवता, जो कुछ बोल नहीं रहा था, अचानक बोला, श्रीमान, विकास की दीवार में क्या है? आप और किस मौके की बात कर रहे हैं? क्या मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया था कि मैं यहां से किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं? क्रेप मर्टल ने दीवार की ओर देखते हुए जवाब दिया। तभी भगवान को अचानक कुछ समझ आया। क्या तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह इंसान है? और क्या हो सकता है? हाँ, यह एक इंसान है। क्रेप मर्टल ने सिर हिलाया। इंसान? कौन इंसान किनशिया से लड़ सकता है? उस पल भगवान सचमुच सोच नहीं पा रहे थे कि यह कौन हो सकता है। बाओ एयर भी किनशिया से हार गया था, तो कौन इंसान किनशिया को हरा सकता है? प्रकाश देवी ने एक सुझाव देते हुए अजीब सा भाव दिखाया। क्या आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो हान सेन हो सकता है? सभी देव आत्माओं को एक झटका लगा। उन्होंने क्रेप मर्टल की ओर देखा। उसने जवाब में सिर हिलाया। क्षण भर में भगवान हैरान हो गए और बोले, श्रीमान, क्या आपको लगता है कि हान सेन सचमुच वो कदम उठा सकता है? क्या यह साबित नहीं हुआ है कि वो शारीरिक रूप से वो कदम नहीं उठा सकता? और मास्टर बाओ एयर, जो वो कदम उठाकर चला, वास्तव में असफल रहा। अगर वो कदम उठा भी लेता है तो भी वो किन शियाओ के बराबर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
इसके अलावा वो ब्रह्मांड स्तरीय प्राणी होने के लिए वो कदम नहीं उठा सकता। क्रेप मर्टल अपना मुंह खोलकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन विकास की दीवार अचानक चमकने लगी। दीवार पर लिखे हजारों जाति नाम चमकने लगे। वे कई सूरजों की तरह टिमटिमा रहे थे। सभी देवात्माओं ने विकास की दीवार की ओर देखा। उन्होंने देखा कि टिमटिमाते हुए जाति नाम छिलने और टूटने लगे हैं। पंख, आकाश, असली, लूट, नष्ट, हर जाति का नाम टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर जाति नष्ट हो रही हो। हर जाति का नाम बिखर गया। विकास की दीवार की सतह पर दरारें छोड़ गया। हजारों नस्ल संबंधी शब्द एक पल में बिखर गए। अंत में परी शब्द भी नष्ट हो गया। विकास की पूरी दीवार फट गई और धूल से भरा एक आकाश बन गया जो हर जगह फैल गया। कई देव आत्माएं विकास की दीवार को देखकर स्तब्ध रह गईं। वो चीज वहां आदिकाल से ही थी। वो जीनो हॉल की नींव थी। देव राजा भी उसे नष्ट नहीं कर सकते थे। वो एक जीनो पत्थर था जिसे कभी नहीं टूटना चाहिए था। धूल और धुंध के बीच एक साया उभर आया। हर देव आत्मा की दृष्टि साफ होने लगी। बाओ एर कैओस की शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी। वो फिर भी बाओ एर पर टूट पड़ी। वो बाओ एर को किनशियू की शक्ति से बचाना चाहती थी। उसे और उन सभी को जो इन भयानक घटनाओं को देख रहे थे, बहुत निराशा हुई जब उसके हमले की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसे उससे छीन लिया गया। उसे उस बैंगनी प्रकाश ने उसके हाथों से छीन लिया जिसे वह बेतहाशा पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वह बैंगनी प्रकाश की वजह से कमजोर अवस्था में रह गई। उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। वो गॉड कैओस पार्टी की नेता थी। पहले वो ताकतवर और मशहूर थी। अब वो खुद को निराश और शक्तिहीन महसूस कर रही थी। यह उस तरह का दृश्य था जो सिर्फ बुरे सपनों के लिए ही बना होता है। उसके दोनों हाथ बाओ एर पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इससे उसकी शक्ति भी कमजोर होती जा रही थी। उसका आत्मिक शरीर हमेशा के लिए टूटने के कगार पर था। बाओ एर अभी भी अंदर फंसी हुई थी। उसकी ब्रह्मांडीय शक्ति छीन ली गई थी। वो किन शियाओं की समय और स्थान उलटने की शक्ति बन गई थी। बाओ एर, मां ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। अराजकता ने बाओ एर को बुरी तरह जकड़ रखा था। आकाश और जमीन बड़े थे, लेकिन ब्रह्मांड उससे भी बड़ा था। लेकिन उसकी प्यारी बेटी को कोई नहीं बचा सका। उसके प्रेमी के साथ पैदा हुए प्रेम के फल को कोई नहीं बचा सका। पिताजी मुझे बचा लेंगे। बाओ एर अभी भी संघर्ष कर रही थी। वो प्रतिबंधों से लड़ रही थी। उसने दांत पीस लिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। अराजकता को इन सब बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो बाओ एर की इस दृढ़ आशा को तोड़ना नहीं चाहती थी कि अभी भी एक मौका है। वो नहीं चाहती थी कि उसे उस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़े जो उसे घेरे हुए थी। यह अच्छा है, कैओस ने आह भरते हुए कहा। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने बाओ र को कसकर पकड़ लिया और अपने जीवन के अंतिम क्षणभंगुर क्षणों का आनंद लिया। ये खत्म हो गया है। ये सब खत्म हो गया है। गॉड कैओस पार्टी में समय और स्थान के उलट जाने के कारण इतने सारे दोस्तों को लुप्त होते देखना, और कुछ को तो तुरंत ही मिटा देना, उस भयावहता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरे ब्रह्मांड का कारण संबंध एक साथ था। एक व्यक्ति के कारण को मिटाने से उससे जुड़े सभी लोग नष्ट हो गए। वस्तुएं और लोग भी आपस में जुड़े हुए थे। इस सब के कारण और भी लोग और पदार्थ हट गए। उस कारण संबंध जाल में सबसे पहले कमजोर लोगों को मिटाया जाएगा। फिर पूरे कारण जाल को हटाकर साफ कर दिया जाएगा। अंततः वे समय और स्थान से पूरी तरह मिट जाएंगे। नहीं, अब तो ब्रेक वर्ल्ड के जीव भी डर गए थे और कांप रहे थे। सामान्य जीवित जीव ज्यादा संख्या में और उससे भी तेजी से मारे जा रहे थे। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में कई इंसान बस गायब हो गए। वे एक पल में बोलते और अगले ही पल गायब हो जाते। जीनो ब्रह्मांड भी लगभग ऐसा ही था। पूरा जीनो ब्रह्मांड भय और निराशा की गिरफ्त में था। कई जीवों ने देव आत्माओं से सुरक्षा की याचना की। जब उन्होंने जेनो हॉल को बैंगनी लौ से जलते और अंतरिक्ष में गिरते देखा, तो हर प्राणी पहले से कहीं ज्यादा निराश और भयभीत महसूस करने लगा। क्या देवता भी नष्ट हो गए हैं? सभी को बुरा लग रहा था। माँ, नहीं, माँ, हान लिंग र ने जी यानरान को थाम लिया। उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। जी यानरान का शरीर अपनी जवानी में लौट रहा था। समय बिना रुके पीछे की ओर जा रहा था। एक विवाहित महिला से एक युवती, एक महिला से एक किशोरी से हान लिंग एर के आकार की बच्ची, जी यानरान का शरीर बदल रहा था। साथ ही उसके साथ जो कुछ हुआ था और उसका इतिहास सब मिट गया था। स्पेस गार्डन में समय के उलट जाने के कारण कई छात्र शिशुओं में बदल रहे थे।
ये दुनिया खत्म होने वाली है। स्काई पैलेस लीडर एक पत्थर के खंभे पर टिक गया। उसने ब्रह्मांड में एक बैंगनी रोशनी उठते देखी और उसे बहुत दुख हुआ। हर जगह निराशा छाई हुई थी। डिंग! पूरे आसमान और पूरी दुनिया में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ये तेज तो नहीं थी, लेकिन सबके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उस ब्रह्मांड में, जो एक अजीब सी बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था, एक छोटी सी सुनहरी रोशनी थी। जब देखने वाले लोगों को पता चला कि वो सुनहरी रोशनी असल में एक सोने का सिक्का है, तो लोग चिल्ला उठे, डॉलर! एक सिक्का अंतरिक्ष में तेजी से उड़ रहा था। जीनो टैबलेट से टकराते ही उसकी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वह किसी चुंबक की तरह उस बड़े ब्लॉक की ओर खींचा चला आया हो। वह जीनो टैबलेट की सतह से चिपक गया। कुछ सेकंड पहले जीनो टैबलेट पूरी तरह से चालू जनरेटर की तरह था। अब मानो वो रुक गया हो। ब्रह्मांड का उलटना अचानक थम गया। दोनों ब्रह्मांड एकदम शांत थे। पूरा ब्रह्मांड बैंगनी रोशनी से आच्छादित था। अनगिनत जीवों के चारों ओर बैंगनी रोशनी थी, लेकिन वे पहले की तरह उलट पलट नहीं रहे थे। डॉलर को देखकर सभी जीव स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद की एक किरण जरूर मिली। हालांकि उन्हें डर था कि नई उम्मीद किसी भी पल टूट सकती है। दादा, दादा! खामोश ब्रह्मांड में कदमों की आहटें बेहद तेज गूंज रही थीं। हर कोई उन कदमों की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमा रहा था। किन शियू पूरे समय वानर को धीरे से घूर रहा था। अब वो अपनी नजरें सोती हुई वानर से हटाकर बैंगनी रोशनी में झांकने को तैयार था। बैंगनी रोशनी से एक परछाई निकली और जीनो टैबलेट के पास आ गई। समय बीतने के साथ परछाई और साफ होती गई। जब वह आकृति जीनो टैबलेट के पास पहुंची, तो सभी उसका चेहरा पहचान पाए। हान सेन, सैन म्यू, डॉलर, धन देवता। अचानक पूरे ब्रह्मांड में कई लोग ये नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। नाम अलग अलग थे, लेकिन वे सभी आश्चर्य और उल्लास में बोले जा रहे थे। जब ये सब हो रहा था, बाओ एर अराजकता में थी। उसे सब कुछ खत्म होने का अंदेशा था। उसने आंखें चौड़ी करके हान सेन को अविश्वास से देखा। मुझे पता था कि पापा आएंगे, क्योंकि उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियां छीन ली गई थीं। बाओ एर फिर से बच्ची जैसी हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा बहुत खुश था। हान सेन ने किन शियू को देखा और किन शियू ने भी उसकी तरफ देखा। हान सेन ने धीरे से कहा, किन शियू, इसे दे दो। ऊपर, क्या तुम इस कहानी के नायक बनने वाले हो और मेरे पापों का न्याय करने के लिए यहाँ आओगे? किन शियू ने वान एर को पकड़ लिया और हान सेन को घृणा से देखा। मैंने कभी हीरो होने का दावा नहीं किया, और मैं तुम्हें जज करने के काबिल नहीं हूँ, हान सेन ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो शायद मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो। किन शियू की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। लेकिन तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो और मुझसे लड़ने की ताक में हो। हान सेन ने शून्य में देखा। बाओ एर, जी यानरान, हान लिंग एर, हान लिटिल फ्लावर और बाकियों को देखने के बाद वो उदास लग रहा था। उसके चेहरे पर तुरंत ही निश्चितता का भाव आ गया। जब उसने फिर से किन शियू की ओर देखा, तो उसका चेहरा जस का तस था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों की मुझे परवाह है, वे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, हान सेन ने कहा। तुम वान एर के लिए ब्रह्मांड को नष्ट कर दोगे, इसलिए मैं उन लोगों के लिए इस ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा जिनकी मुझे परवाह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नेक है और क्या बुरा, सही है या गलत। इसका फर्क करना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है। तुम और मैं, हम में से सिर्फ एक ही उस चीज की रक्षा कर सकता है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। किन शियू हंसा, तुम सही कह रहे हो। हम एक ही तरह के लोग हैं। ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती जब तक आप समय और स्थान को उलटने का विचार नहीं छोड़ देते। हान सेन ने पूछा, क्या आप ऐसा करेंगे? मैं नहीं करूंगा, किन शियू ने जवाब दिया। क्या तुम करोगे? मैं भी नहीं जाऊंगा, हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। बहुत अच्छा, किन शियू खड़ा हो गया। उसने वानर को धीरे से अपनी सीट पर बिठाया। उसने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, वानना, यही मेरा इंतजार करो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें इस बुरे सपने से जल्द ही बचा लेगा। जब वह मुड़ा, तो वह मानो एक फरिश्ता राक्षस में बदल गया था। जब किन शियू ने हान सेन की तरफ देखा, तो उसका कोमल चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी आंखें निश्चित और बदलाव के प्रति अभेद्य लग रही थीं। हालांकि उस समय मैं कैस की इच्छाशक्ति से नियंत्रित था, फिर भी ज्यादातर समय मैं सो रहा था। मैं अब भी तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर सकता था। हालांकि यह एक जादुई एहसास था। मुझे तब तक पता नहीं था कि तुम कौन हो जब तक कि जीनो प्रोटोटाइप कवच का खोल पूरी तरह पिघल नहीं गया और मेरी अपनी इच्छाशक्ति ने नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया। फिर कभी कभी मैं तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर पाता था। किन शियू ने हान सेन की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए बोली,
मेरे लिए तुम सबसे करीबी अजनबी हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार महसूस किया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। वे कैसी भावनाएं थी? हान सेन ने पूछा। तुम और मैं बहुत मिलते जुलते हो, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम दोस्त नहीं बनते तो जाहिर है कि हम दुश्मन बन जाते। ऐसा लगता है कि आपकी भविष्यवाणियां काफी सटीक थीं, लेकिन काश आप सटीक न होती, हान सेन ने आह भरते हुए कहा। किन शियू ने हान सेन की ओर देखा और कहा, तुमने 4 जीनों कलाओं का अभ्यास किया। एक सिस्टर मून के शीत सूत्र से आए, रक्त नाड़ी सूत्र रक्त सेना से आया, डोंगशुआन सूत्र जुआन मेन से आया, और जीन की कहानी मेरे अपने पहले जन्म से आए। अगर तुमने शीत सूत्र का अधिकतम अभ्यास किया है और तुमने वह कदम उठाकर अपने जीन्स को शुद्ध किया है, तो तुम जो छोटा ब्रह्मांड बनाओगे वो अविश्वसनीय होगा। रक्त नाड़ी सूत्र लड़ाई के लिए नहीं है, लेकिन यह एक छोटा ब्रह्मांड बना सकता है। ये चारों जीनों कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ होगा। डोंगशुआन सूत्र एक शक्तिशाली जीनों कला है। शायद जब ये चरम पर पहुंच जाए तो ये ब्रह्मांड का नवीनीकरण कर सकता है, लेकिन ये केवल तुम्हारा छोटा ब्रह्मांड नहीं होगा। ये सब कहने के बाद किन शियू ने बोलना बंद कर दिया। आपने पहले 3 कौशलों का खुलासा किया, तो आप जीन की कहानी का खुलासा क्यों नहीं करते? हान सेन ने पूछा। क्योंकि यह एक ऐसा कौशल है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। जब मैं अपनी पिछली यादों के साथ जागा तो मैंने सोचा कि द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास करूं या नहीं। अंततः मैंने इसे छोड़ दिया। कुछ देर रुकने के बाद किन शियू ने हान सेन की ओर देखा और कहा, दरअसल द स्टोरी ऑफ जीन्स में आगे बढ़ने में आपकी मदद कैओस ने नहीं, बल्कि मैंने की थी। तुम ही थे। हान सेन ने चौंक कर किन शियू की तरफ देखा। वो इस जवाब से हैरान लग रहा था। किन शियू ने कहा, कैओस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आखिरकार उसने आकाश के लोगों का अध्ययन तो किया ही था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने जीन्स की कहानी नहीं रची। उसे जीन्स की कहानी ज्यादा समझ नहीं आई। अगर मैंने उस समय कुछ नहीं किया होता जब उसने गुप्त रूप से कुछ किया था, तो जीनो प्रोटोटाइप कवच की मदद से भी तुम जीन्स की कहानी नहीं सीख पाते। तुमने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? हान सेन ने पूछा। मैं जानना चाहता था कि क्या जीन्स की कहानी सिर्फ एक अंधेरे में ले जाती है या नहीं। किन शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे पास क्या है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यह कोई अंधेरा नहीं है। तुम इसके रास्ते पर चल चुके हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस रास्ते पर चला हूं या नहीं, या मैं इस रास्ते पर हूं भी या नहीं, हान सेन ने कहा। यह अफसोस की बात है कि तुम और मैं दोनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ सकता है, किन शियू ने कहा। एक बैंगनी रोशनी चमकने लगी। जीनो टैबलेट के शब्द, जो अब तक धुंधले थे, अचानक चमकने लगे। जीनो टैबलेट पर चिपका सिक्का उछलकर हान सेन के हाथ में वापस आ गया। समय पहले पीछे की ओर बढ़ना बंद हो गया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो रहा था। ये पहले से भी ज्यादा तेज था। समय तेजी से पीछे की ओर बढ़ रहा था। पूरा ब्रह्मांड पीछे जा रहा था। अनगिनत जीव लुप्त हो रहे थे। जो आत्माएं जीनो हॉल में जाती थीं, वे जीनो टैबलेट में जा रही थीं। जीनो टैबलेट में मौजूद आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं हुआ, वे जीनो टैबलेट में समा गईं। पूरा ब्रह्मांड पहले ही एक हो चुका है। मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड को नष्ट करना होगा। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो ब्रह्मांड उसी बिंदु से फिर से शुरू होगा जब मैं वान एयर के साथ सबसे ज्यादा खुश था। किन शियू के शरीर का बैंगनी प्रकाश जीनो टैबलेट और ब्रह्मांड के साथ मिल गया। वह एक आकाश देवता की तरह था जो आकाश और जमीन दोनों को नियंत्रित कर सकता था। हान सेन की आंखें धुंधली पड़ गईं। उसने अनगिनत ग्रहों को ऐसे देखा जैसे वे अनगिनत आत्माएं उड़ रही हों। कई ग्रह धुंधले पड़ गए। कई ग्रह जो पहले थे ही नहीं या सिर्फ प्राचीन काल में थे, अब दिखाई देने लगे थे। किन शियू के खिलाफ उसकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान और दूसरे इंसान की लड़ाई नहीं थी। यह इतनी आसान भी नहीं थी। ये तो ब्रह्मांड के खिलाफ लड़ाई थी। हान सेन को नहीं पता था कि उसका निर्णय ब्रह्मांड के लिए अच्छा था या बुरा, लेकिन वह जानता था कि यदि ब्रह्मांड अस्तित्व में है तो जी यानरान और बावर भी अस्तित्व में होंगे। उसे रोको। देव मंदिर ढह गया। जीनो हॉल ढह गया। विनाश श्रेणी के देव आत्मा शरीर फीके पड़ने लगे। देव आत्माओं से भरा आकाश एक साथ चीख उठा। सिर्फ ईश्वरीय आत्माएं ही नहीं थीं। ईश्वरीय अराजकता दल, साम्राज्यों का ब्रह्मांड, 10,000 प्रजातियां, अनगिनत जीव जंतु और भी बहुत कुछ लगातार रो रहे थे। वे सब चीख रहे थे, रो रहे थे। अनगिनत जीव जंतु रो रहे थे और मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मांड बैंगनी धुंध से ढका हुआ था। हर चीज उसके निरंतर अतिक्रमण से टूट रही थी। आओ, मुझे अपने छोटे से ब्रह्मांड की शक्तियां दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी इच्छा शक्ति को रोक पाओगे।
किन शियू किसी राक्षस देवता जैसा था। उसकी आवाज ब्रह्मांड में गूंज रही थी। मैं अपने छोटे से ब्रह्मांड को जगा नहीं सकता। हान सेन का शरीर बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। क्या उसने एक छोटे से ब्रह्मांड को जगह नहीं दिया है? कैओस का चेहरा बदल गया। क्रेप मर्टल कड़वाहट से भर गया। क्या विकास की दीवार का दमन अभी भी उसके शरीर को जगाने के लिए काफी नहीं था? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हान सेन ने कहा। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं इतनी सारी चीजें अपने अंदर नहीं रख सकता। मेरे पास बस मेरे सिक्के हैं। अब मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। उसने अपना अंगूठा उठाया और किन शियू पर एक सिक्का फेंका। बैंगनी ब्रह्मांड में वो सिक्का एक स्मार्ट और उत्कृष्ट प्रदर्शन बन गया। वो बैंगनी हवा में घूमता हुआ किन शियू की ओर दोनों तरफ से फड़फड़ाता रहा। किन शियू की आंखें वहीं जम गईं। पूरे ब्रह्मांड की बैंगनी रोशनी सिक्के की ओर जा रही थी। वो सिक्के को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। सिक्का तेजी से घूम रहा था और रुक ही नहीं रहा था। उसका आगे और पीछे का हिस्सा बैंगनी रोशनी को पीछे की ओर उछाल रहा था। सिक्का मानो अंतरिक्ष में दौड़ती हुई बिजली की सुनहरी किरण जैसा था। वह बिना एक पल भी रुके किन शियू के सामने दौड़ पड़ा। किन शियू ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपना हाथ खोला और सिक्का पकड़ने की कोशिश की। किन शियू ने सिक्के को देखा और पूछा, क्या ये जीन्स की कहानी की शक्ति है? ये बहुत ही असामान्य है। मेरी ब्रह्मांडीय शक्तियां इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। सिक्का पुराना लग रहा था। उसके आगे सिर्फ एक नंबर लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कीमत सिर्फ $1 हो। किन शियू सिक्के को पलटकर देखना चाहता था कि उसके पीछे क्या है, लेकिन उसने देखा कि सिक्का उसके हाथ में फंस गया था। वो उसे पलट नहीं पा रहा था। हान सेन ने किन शियू की ओर देखा और कहा, नहीं, ये जीन की शक्ति की कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि यह है। क्या तुम कह रहे हो कि जीन्स की कहानी तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन ये जीन्स की कहानी का हिस्सा नहीं है? किन शियू कितना होशियार था। उसने हान सेन को तुरंत समझ लिया। हाँ, हान सेन ने कहा, इसका मतलब है कि इसे नष्ट करने से तुम भी नष्ट हो जाओगे, है ना? किन शियू को अजीब सा लगा। उसकी आंखें चमक उठी। उसके शरीर पर बैंगनी धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस उसके शरीर को ढंक रहा हो। किन शियू ने अपनी हथेली कस ली। उसकी मुट्ठी में एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। वो सिक्के को चूर चूर कर देने वाला था। अगले ही पल किन शियू का चेहरा बदल गया। वो उदास दिखने लगा। उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसकी उंगलियां हिल रही थीं। उसकी उंगलियां के बीच से सुनहरी इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर की बैंगनी रोशनी बहुत तेजी से सिक्के पर जा रही थी। ये कैसी शक्ति है? किन शियू का चेहरा भयावह हो गया। उसका पूरा शरीर इस सिक्के में फंस गया था। वो सिक्के में समाता जा रहा था। किन शियू ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह अपने शरीर को सिक्के में समा जाने से नहीं रोक सका। किन शियू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ धीरे धीरे सिक्के में धंस रहे थे। हान सेन ने उससे कहा, हालांकि मैंने कोई छोटा ब्रह्मांड नहीं जगाया, मैं अपनी मर्जी से कोई भी ब्रह्मांड खा सकता हूँ। इसमें तुम्हारा छोटा ब्रह्मांड भी शामिल है। शायद अब मैं इंसान नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? किन शियू की आंखें कांप उठी, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल किन शियू के दूसरे हाथ ने चाकू की तरह काम किया और सिक्का पकड़े हुए हाथ को काट डाला। ये बेकार है। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। किन शियू ने अपना हाथ तो काट लिया, लेकिन उसका हाथ सिक्के में धंस गया। किन शियू का शरीर अभी भी सिक्के के खिंचाव से बच नहीं पा रहा था। वह अभी भी अंदर धंस रहा था। उसका शरीर सिक्के में धंस रहा था। चाहे वो कितनी भी शक्ति से विस्फोट करे, वो सिक्के की चूषण शक्ति से बच नहीं सकता था या उसे नकार नहीं सकता था। अचानक उसका आधा शरीर सिक्के के बहुत पास खींच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। जीन्स की कहानी की शक्ति इतनी प्रबल है। अगर मुझे ये पहले पता होता, तो मैं जीनो प्रोटोटाइप कवच लेने की जहमत क्यों उठाता। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी ही जीनो कला से हार जाऊंगा। किन शियू पागलों की तरह हंसा। उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी, थोड़ी उदास थी, पर थोड़ी खुशी भी। उसकी मुस्कान कैसी थी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम खुद से हार गए हो, हान सेन ने कहा। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी अगर वानर अपनी खुशी का दावा कर सके, तो बस इतना ही काफी है। किन शियाओ ने जीनो टैबलेट और वानर को देखा। वो खुश हुआ और बोला, वानर, अलविदा। भले ही बड़ा भाई चला गया हो, तुम्हें खुशी से जीना जारी रखना चाहिए। अरे नहीं। क्रेप मर्टल का चेहरा बदल गया। वह हान सेन को कुछ याद दिलाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किन शियू के मुंह से खून निकलता देख जीनो टैबलेट पर बैंगनी रक्त की रोशनी थूक दी गई।
लगभग उसी समय किन शियू का शरीर सिक्के में पूरी तरह समा गया। अब उस सिक्के की पीठ दिखाई दे रही थी। सिक्के के पीछे एक बैंगनी परछाई थी। ये किन शियू का चेहरा था। किन शियू के पीछे एक ब्रह्मांड था जो किसी तारे जैसा दिख रहा था। भगवान, एक ब्रह्मांड सिक्का। हान सेन के दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी, पर उसने उसे सुनने की जहमत नहीं उठाई। जीनो टैबलेट ने किन शिया द्वारा थूके गए बैंगनी रक्त प्रकाश को सोख लिया। वो अचानक बेतहाशा दौड़ने लगा। ब्रह्मांड का समय और स्थान ढह गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। अरे नहीं, जीनो टैबलेट ब्रह्मांड का नियंत्रक है। किन शियू मर चुका है, लेकिन उसने जीनो टैबलेट के आत्म विनाश आदेश को सक्रिय कर दिया था, जो अंतिम उपाय था। पूरा ब्रह्मांड किन शियू के साथ ही दफन हो जाएगा। प्रकाश देवी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, किन शियू नहीं चाहता था कि जीनो टैबलेट खुद नष्ट हो जाए, क्रेप मर्टल ने कहा। वो ब्रह्मांड को वानर के समय में वापस लाना चाहता था। उसी क्षण गॉड ने दांत पीसते हुए चीखी, हान सेन, जल्दी करो और जीनो टैबलेट बंद करो। इसे ऐसे ही चलने नहीं दिया जा सकता। जीनो हॉल टूट रहा था। यह व्यर्थ है, क्रेप मर्टल ने कहा। केवल किन शियू ही जीनो टैबलेट को नियंत्रित कर सकता है। किन शियू मर चुका है। कोई भी जीनो टैबलेट को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि आप जीनो टैबलेट को नष्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे हैं। यदि आप इसे नष्ट नहीं करते हैं, तो जीनो टैबलेट अभी ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। ये ब्रह्मांड को उस समय में वापस ले जाएगा। इसका मतलब है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सभी देव आत्माएं बहुत दुखी थीं। पूरा ब्रह्मांड प्रलयकारी चीखों से भरा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग राज्यों के ब्रह्मांड से थे या जीनो ब्रह्मांड से, क्योंकि कई जगहें गिर रही थीं। अनगिनत आत्माएं इस आपदा के आगे झुक गईं और मर गईं। ये आत्माएं समुद्र के ऊपर उगते तारों जैसी थीं। वे सभी जीनो टैबलेट की ओर उड़ गईं। हान सेन, पहले बाओ एर को बचाओ। कैओस समझ गई थी कि ब्रह्मांड की उल्टबासी को रोका नहीं जा सकता। वो चाहती थी कि हान सेन सबसे पहले बाओ एर को बचाए। मैं बाओ एर को बचा लूंगा, लेकिन जिसे मुझे बचाना है वो सिर्फ बाओ एर नहीं है। हान सेन ने हाथ बढ़ाकर अपनी जेब से एक पत्थर की घड़ी निकाली। उसने पत्थर की घड़ी की सतह पर थपथपाया और कहा, डॉलर की कसम, हर चीज से भरा आसमान मेरी बात सुनेगा। सब कुछ सामान्य कर दो। हान सेन की आवाज से बेतहाशा दौड़ती जीनो टैबलेट अचानक रुक गई। अगले ही पल सब कुछ खा रही जीनो टैबलेट ने अचानक अपनी अवशोषित की हुई शक्ति बाहर निकाल दी। जो ब्रह्मांड इस उलटफेर से नष्ट हो गया था, वो पुनः जीवित होने लगा। हर चीज से भरा आकाश और सभी प्राणियों को अपनी शक्तियां वापस लौटती हुई महसूस हो रही थी। अंतरिक्ष फिर से जीवंत हो रहा था। यह एक बहुत ही खुशी का अवसर था। सभी ने आकाश की ओर सिर उठाया और जीनो टैबलेट की परछाई को देखा। वो परछाई उनके मस्तिष्क के सबसे गहरे हिस्से में जल गई थी। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। एक अनाम द्वीप पर हान सेन और उसका परिवार छुट्टियां मना रहे थे। यानरान, क्या तुम इसे खाना चाहोगी? हान सेन ने 7-8 साल की बच्ची के सामने ग्रिल्ड मीट का एक टुकड़ा रख दिया। छोटी बच्ची ने आंखें घुमाईं। उसने मांस लिया, खाया और बोली, बड़े चाचा, मैंने कहा था कि हमें सचमुच साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे चाचा के साथ रहना पसंद नहीं, चाहे आप मेरे साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें। लेकिन मुझे लोलिता पसंद है। हान सेन ने आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। बड़े चाचा, आपने बहुत ज्यादा घटिया हेनती देख ली है। छोटी लड़की ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शायद। हान सेन ने कंधे उचका दिए। वो वही खाना पकाता रहा जो जी यानरान को पसंद था। इससे पहले कि किन शियू मानव राजा का शरीर लेता और जीनो टैबलेट पर नियंत्रण स्थापित करता, हान सेन ने जीनो टैबलेट की आत्मा को परिष्कृत किया था और जीनो टैबलेट का उपयोग किया था। किन शियू को यह नहीं पता था कि 33 लड़ाइयों के दौरान जीनो टैबलेट ने अपनी असली आत्मा हान सेन और उसकी आकाश घड़ी में स्थानांतरित कर दी थी। इस प्रकार हान सेन आकाश घड़ी की जीनो टैबलेट की वास्तविक आत्मा का उपयोग करके जीनो टैबलेट को समय और स्थान को उलटने से रोकने में सक्षम हो गया। इस तरह ब्रह्मांड का पतन नहीं होता, लेकिन कारण श्रृंखला बहुत बुरी तरह नष्ट हो गई। बहुत कुछ वापस नहीं पाया जा सका। इसलिए ब्रह्मांड उस स्थिति में वापस नहीं आ सका जैसा वो समय उलटने से पहले था। जी यानरान इसका एक बेहतरीन उदाहरण थी। वो फिर से 7-8 साल की बच्ची बन गई थी और उस उम्र के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल गई थी। उसे यकीन नहीं था कि हान सेन उसका पति है और उसे यकीन नहीं था कि लिटिल फ्लावर और लिंग एर उसके बच्चे हैं। हान सेन ने उसे मनाने के कई तरीके सोचे। जब तक हान सेन किन शियू की तरह समय और स्थान को उलट नहीं देता, जी यानरान को पहले जैसा बनाने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन हान सेन किन शियू नहीं था।
उसके शरीर में कोई छोटा ब्रह्मांड नहीं था। वो किन शियू जैसा काम नहीं कर सकता था और समय को उलट नहीं सकता था। रुको, रुको इसे! समुद्र से आकाश घड़ी जोर से चिल्ला रही थी। बाओ, एर और लिंग एर उसे समुद्र पर सर्फबोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि आकाश घड़ी की असली आत्मा वापस लौट सकती थी, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती थी। वह आकाश घड़ी के अंदर ही रहना चाहती थी। छोटी बिल्ली और छोटी सिल्वर समुद्र तट पर लेटे हुए थे। वे साथ में धूप का आनंद ले रहे थे। वे इतने आलसी थे कि उन्हें होश भी नहीं आ रहा था। ओह, दो राजकुमारियां, जो जूस तुम चाहती हो वो यहाँ है। शीप की गर्दन पर एक बोटाई बंधी थी। वो एक प्लेट पकड़े हुए था। स्मॉल कैट और लिटिल सिल्वर के पास जाते हुए वो बहुत सेक्सी लग रहा था। लिटिल स्टार समुद्र में खेल रहा था। वो लिंग र और बाओ र के खेलने के लिए बड़ी बड़ी लहरें बना रहा था। जी किंग किंग ने फूलों वाली कमीज और बीच पैंट पहनी हुई थी। हमेशा की तरह उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसके मुंह से सिगार लटक रहा था। उसके सामने एक चित्रफलक रखा था। उसके हाथ में एक कलम थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वह क्या बना रहा है। जीरो और लिटिल एंजल दूसरों की सेवा में व्यस्त थे। वे दो व्यस्त बटलरों की तरह थे। हालांकि हान सेन ने उनसे कहा था कि वे आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, फिर भी उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली और हर समय काम करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें ऐसी जिंदगी की आदत हो गई हो। नन्हा गोल्ड गोल्ड जी यानरान के बगल में लेटा हुआ था। वो गहरी नींद में था, पूरे दिन उठने को तैयार नहीं था। आप सचमुच जानती हैं कि अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद कैसे उठाया जाए? एक शालीन आदमी पास आते ही बोला। आप और आपका पूरा परिवार छुट्टियों पर आए हैं और आप दूसरों को अपने बाद सफाई करने देते हैं। तुम्हें यहाँ आने का समय कहाँ से मिला? हान सेन ने क्रेप मर्टल को आश्चर्य से देखा। ब्रह्मांड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आकाश घड़ी के कारण जीनो टैबलेट ने ब्रह्मांड पर नियंत्रण खो दिया था। इसलिए जीनो हॉल ने ब्रह्मांड पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाया। ब्रह्मांड में कई चीजों को ठीक करने के लिए क्रेप मर्टल और अन्य देव आत्माओं के ध्यान की आवश्यकता थी। हान सेन को ब्रह्मांड का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ब्रह्मांड पर कब्जा करने को तैयार नहीं था। स्पेस गार्डन ने उसे पहले ही काफी परेशान कर रखा था। उसने किन शुवान और हुआनफू जिंग को वहीं रहकर अपनी ओर से उसका प्रबंधन करने दिया। हालांकि अभयारण्यों में मनुष्यों के उदय को रोका नहीं जा सका। हालांकि हान सेन ब्रह्मांड पर कब्जा नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने अभयारण्यों में मनुष्यों की हर पीढ़ी के जन्म का इंतजार किया। ये बस समय की बात थी कि मनुष्य ब्रह्मांड पर कब्जा कर ले। मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। क्रेप मर्टल हान सेन के पास बैठ गया। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया जिसे हान सेन ने बहुत अच्छे से पकाया था और खाने लगा। बड़े चाचा, आप लोग थोड़ी देर बातें करो। मैं बाओ एर के साथ खेलने जाऊंगा। जी यानरान आराम से उठी और समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। क्रेप मर्टल ने जी यानरान को जाते हुए देखा और पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर तुम्हारे पास इसे सुझाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे पास क्यों होगा? हान सेन ने जवाब दिया। मुझे उसके बड़े होने का इंतजार करना होगा, तभी मैं फिर से उसका दिल जीत पाऊंगा। लगता नहीं ये आसान होगा। क्रेप मर्टल ने हंसते हुए कहा, उसे अभी अंकल पसंद नहीं है। तो बताओ, क्या तुम सिर्फ मुझ पर हंसने के लिए यहां तक आए हो? हान सेन ने उस पर आंखें घुमाई। क्रेप मर्टल ने अपनी मुस्कान वापस ली और गंभीरता से कहा, वह ब्रह्मांड सिक्का जिसके बारे में आपने बात की थी, मैंने उसका विश्लेषण करने के लिए जीनो हॉल की शक्ति का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस समय ब्रह्मांड के नियम बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। कई जगहें और चीजें अज्ञात है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने किन शियू को दबाने के लिए इस सिक्के का इस्तेमाल किया था। उसने किन शियू के छोटे से ब्रह्मांड को निगल लिया। यह एक ब्रह्मांड सिक्का बन गया। उस समय वो बस जीनो टैबलेट को समय और स्थान को उलटने से रोकना चाहता था। उसने ब्रह्मांड का सिक्का नहीं लिया। जब वह उसे ढूंढने वापस गया, तो ब्रह्मांड का सिक्का गायब था। अब हान सेन को अभी भी नहीं पता था कि उस ब्रह्मांडीय सिक्के का क्या मतलब या क्या महत्व था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पहुंचता। क्रेप मर्टल ने सिर हिलाया। वो गंभीर लग रहा था और बोला, अगर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे शक है कि किसी ने कुछ किया है। उन्होंने ब्रह्मांड का सिक्का चुरा लिया है। हान सेन को भी इसका संदेह था, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ब्रह्मांड का सिक्का किसने लिया होगा। हान सेन ने क्रेप मर्टल को देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है सिक्का किसने छीन लिया? क्रेप मर्टल की आंखें तारों जैसी थीं। वे बहुत रहस्यमयी थीं। वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने समुद्र के उस पार देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यान ही नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने कहा,
मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे समय में ब्रह्मांड का सिक्का किसने लिया होगा। हान सेन ने क्रेप मर्टल को देखा और पूछा, क्या तुम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते या तुम बस नहीं जानते? मुझे नहीं पता। क्रेप मर्टल अभी भी अंतहीन समुद्र के पार देख रहा था। उसी समय समय और स्थान के एक गिरे हुए और ध्वस्त क्षेत्र में एक साया एक निर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अगर हान सेन उस साय को देख लेता तो वह इतना चौंक जाता कि चीख पड़ता। ये प्राचीन शैतान था जो बहुत पहले मर चुका था। प्राचीन शैतान अंतरिक्ष में उड़ रहा था। कुछ ही देर बाद उस खालीपन के बीच उसे एक तैरता हुआ द्वीप मिला। उस द्वीप पर फूल, घास और एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस छोटे से लकड़ी के घर में एक कपड़ा था। कपड़े पर एक बड़ा सा शब्द लिखा था, भाग्य। कपड़े के पास एक सफेद बालों वाला आदमी चाय की चुस्कियां ले रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अंतरिक्ष के उस खंडित क्षेत्र में ऐसी जगह भी मौजूद है। श्रीमान, आपको जो चाहिए था वो आ गया है। प्राचीन शैतान लकड़ी के घर में पहुंचा और चाय की चुस्कियां ले रहे बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। साथ ही उसने सफेद बालों वाले उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक सिक्का भी रखा। इतने सालों बाद मुझे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिक्का स्वीकार करते हुए धीरे से कहा। आपके बिना प्राचीन शैतान का अस्तित्व ही नहीं होता। मुझे यही करना चाहिए। प्राचीन शैतान विनम्र लग रहा था। मैंने तुम्हें लिटिल कैओस के पीछे तब तक चलने दिया जब तक परीक्षण खत्म नहीं हो गया, फिर तुम्हें आजाद कर देना चाहिए था। सफेद बालों वाले आदमी ने सिक्के से खेलते हुए कहा। उसके हाथ एक तारा ब्रह्मांड का प्रतीक बना रहे थे। बोलते हुए वो अजीब लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परीक्षणों से कोई दुर्घटना होगी। ह्यूमन अल्फा आजाद हो गया और उसने ढेर सारी चीजें फैला दी। मुझे माफ करना। सौभाग्य से आखिरकार चीजें वापस पटरी पर आ गई। अब हमें उस दरवाजे में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। प्राचीन शैतान भी अजीब लग रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी अचानक चली शतरंज की चाल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था। काफी देर बाद उसने कहा, विश्व राजा भगवान की लड़ाई के बाद लिटिल सेन का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए था। मैंने आकाश को उलट दिया और सारी किस्मत बदल दी ताकि वह आगे बढ़ सके। लेकिन वह पहले से ही एक बेजान इंसान है। अब कोई भी उसके भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जीन उपभोक्ता बन जाएगा। ये सौभाग्य की बात है कि वह महत्वाकांक्षी नहीं है और उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करता। वरना, हाँ, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने ये कहने के बाद अजीब तरह से हंसा। उसने बोलना बंद कर दिया। उसने भाग्य के बारे में लिखा कपड़ा पकड़ा और एक हाथ से उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई हो। अंतरिक्ष में एक पुराना रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। अगर कोई गौर से देखे तो पता चलेगा कि वह सुनहरा दरवाजा वही सुनहरा दरवाजा था जिसे गोल्डन रोलर खोल सकता था। श्रीमान, क्या आप सचमुच अंदर जा रहे हैं? प्राचीन शैतान ने सुनहरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा। वो हिचकिचा रहा था। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने प्राचीन शैतान की ओर देखा। मुझे लगता है कि तुम्हें जवाब पहले से ही पता है। मैं वह नहीं हूं। हाँ, पर तुम तो तुम ही हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए तो सब एक ही है। प्राचीन शैतान ने बोलने के बाद अपना सिर नीचे कर लिया। मैं देखना चाहता हूं कि वह कहां जाना चाहेगा और कैसी दुनिया होगी, सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा। उसने सिक्का उठाया और उसे सुनहरे दरवाजे पर फेंक दिया। सुनहरे दरवाजे में एक खांचा था जो सिक्के के लिए बिल्कुल सही था। जैसे ही सिक्का सुनहरे दरवाजे पर गिरा, कच्चा की आवाज आई। सुनहरा दरवाजा खुलने लगा। उसी समय सुनहरे दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आई। पवित्र स्थान का दरवाजा खुल गया है। अब तुम पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओगे और सारी सुरक्षा खो दोगे। श्रीमान, सफेद बालों वाले बूढ़े को सुनहरे दरवाजे की ओर आते देख प्राचीन शैतान चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। सफेद बालों वाले बूढ़े ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रुका और धीरे से बोला, मेरे बारे में किसी और को मत बताना। बस यूं मान लेना कि मेरा कभी वजूद ही नहीं था। मिस्टर लीडर भी नहीं? प्राचीन शैतान ने कड़वी निगाह से पूछा। सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा, मैं वह नहीं हूं। जिस आदमी को वह पसंद करती थी वह मर चुका है। वो आगे बढ़ा और सुनहरे दरवाजे में दाखिल हुआ। धमाका धमाका, एक पुराना और भारी दरवाजा बंद हुआ। फिर वह ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं।